अगर हम मॉडर्न एजुकेशन की बात करते हैं तो वो कहाँ से शुरू हुई है, तो वो पहले तो हमने नहीं करी है मॉडर्न एजुकेशन की स्टार्टिंग, है ना। किसने करी है, जिसका हमारी कंट्री के ऊपर राज था उसने करी है मॉडर्न एजुकेशन स्टार्ट, ठीक है। अब तो हमें पहले पढ़ना पड़ेगा कि हमारी कंट्री के ऊपर राज किस किसने किया है, या हमारे कंट्री के ऊपर जो आक्रमण करने के लिए आए वो सबसे पहले कौन आए, है ना। तो देखो सबसे पहले हमें यही ही पढ़ना है, भारत में मिशनरी जो आए थे वो कौन सबसे पहले आए थे, कौन सबसे लास्ट में आए थे, है ना। तो देखो पुर्तगाली जो है ये सबसे पहले आए थे हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है। डच जो है इसके बाद ये आए, फिर ब्रिटिश आए, और ब्रिटिश जो है ये मत सोच लेना ब्रिटिश सबसे लास्ट में गए हैं तो ब्रिटिश सबसे लास्ट में ही आए होंगे, ऐसा नहीं था। ब्रिटिश जो है वो थर्ड नंबर पे आए थे, है ना, और सबसे लास्ट में यही ही गए हैं हमारे कंट्री से। ब्रिटिश जो इंग्लैंड वाले हैं जिनका बेसिकली जिनको बोलते हैं कि अंग्रेजों का राज, अंग्रेजों का राज, तो वो ये ब्रिटिश ही है ना। तो ब्रिटिश आए, फिर डेनिश आए, और फिर आए फ्रांसीसी, ठीक है। तो ये है भारत में आने वाले मिशनरी जो हैं उनका क्रम। अब हम अगर ईसाई मिशनरियों की बात करते हैं तो जो आधुनिक शिक्षा है वो ईसाई मिशनरी जो आए थे इन्होंने ही स्टार्ट करी है ना, जो क्रिश्चियन मिशनरीज आई थी, ठीक है। और ये बेसिकली हम ब्रिटिश वालों को ही बोलते हैं, ठीक। अब सबसे पहले ना हमें यहाँ पर भारतीय शिक्षा आयोग के बारे में पढ़ना है। अब देखो यहाँ पर इसकी नियुक्ति कब हुई है, 1882 में, है ना। अब आप लोग ये सोचो कि हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, है ना। तो कितना कम से कम 60-70 साल पहले ही हमारा देश जब आजाद हुआ है उसके कम से कम 60-70 साल पहले ही भारतीय शिक्षा आयोग बन गया था, यानी इंडियन एजुकेशन कमीशन बन गया था, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली हमने तो बनाया नहीं था, ठीक है, क्योंकि हम तो कुछ भी काम कर सकते हैं वो आजादी के बाद ही कर सकते हैं ना। तो एक चीज तो आपको ये समझ आ गई कि भारतीय शिक्षा आयोग जो है वो हमने नहीं बनाया था, ठीक। अब ये बनाया किसने था, तो ये जो ब्रिटिश आए थे ना इन्होंने ही हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा काम इन्होंने ही करे हैं, है ना। तो जो ब्रिटिश आए थे, जो अंग्रेज आए थे, उनमें से ही एक सर विलियम हंटर करके थे जो कि चेयरमैन थे, है ना। तो उन्होंने ये हंटर आयोग उन्हीं के ही नाम पे ही है, ये विलियम हंटर जो थे इन्हीं के ही नाम पर ही हंटर आयोग है। तो इन्होंने सबसे पहले ये जो भारतीय शिक्षा आयोग है उसको लेकर के आए थे। ये भारतीय शिक्षा आयोग में वैसे सारी की सारी शिक्षाओं के बारे में बात की, यानी प्राथमिक भी, माध्यमिक भी और उच्च शिक्षा भी, लेकिन सबसे ज्यादा इन्होंने किस चीज पर ध्यान दिया था, प्राथमिक शिक्षा पर, है ना। बात इन्होंने सब पर करी थी पर सबसे ज्यादा इन्होंने ध्यान किस चीज पर दिया था, प्राथमिक शिक्षा पर। शिक्षा को जो समवर्ती सूची में रखा गया है वो 1976 में रखा गया, ये भी आपको याद रखना है ना, कि शिक्षा जो है उसको समवर्ती सूची में जब हमारा देश आजाद हो गया है उसके बाद में रखा गया था 1976 में, है ना। पहले जो शिक्षा है वो किसका पार्ट हुआ करती थी, संघ का पार्ट हुआ करती थी, है ना। फिर समवर्ती सूची में उसको रखा गया 1976 में, यानी कि संघ यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो दोनों का पार्ट होना चाहिए, ये मतलब होता है समवर्ती सूची का, जिसमें दोनों का अधिकार होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और स्टेट गवर्नमेंट का भी, यानी राज्य सरकार का भी और केंद्र सरकार का भी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, 1976 में समवर्ती सूची में लाया गया था शिक्षा को। वैसे इसकी बात हमने अपने पिछले यूनिट में भी कर ली थी, ठीक है। अब यहाँ पर हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, ये मैंने यहाँ पर क्यों दिया है, इसलिए दिया है क्योंकि देखो यहाँ पर भारतीय शिक्षा आयोग है, ठीक, और यहाँ पर भी है, यहाँ पर है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। वैसे इस विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के बारे में हम आगे और भी बात करने वाले हैं, पर यहाँ पर मैंने इसलिए दिया है क्योंकि आपको भारतीय शिक्षा आयोग और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग दोनों अलग अलग हैं, ये चीज कंफर्म हो जाए, ठीक है। तो भारतीय शिक्षा आयोग सबसे पहले आया था, जिसको हम भी नहीं लेके आए थे, हंटर लेके आए थे, हंटर आयोग। हंटर आयोग जो था उसमें उन्होंने बात करी थी उसकी, भारतीय शिक्षा आयोग की, ठीक। जबकि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो है ये अलग आयोग है। ये कब बना है, तो ये जब हमारी जो कंट्री है वो जब आजाद हो गए थे हम, तब ये बनाया गया था, और इसको हम सबसे पहला आयोग भी बोलते हैं, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को, ठीक है। क्योंकि हमारा जो कंट्री आजाद हुआ था उसके बाद में सबसे पहला जो आयोग बना था वो यही ही बना था, क्योंकि राधा कृष्णन जी जो हैं वो इसके चेयरमैन थे, वो इसके चेयरमैन थे, है ना। इसीलिए जो राधा कृष्णन है उनके नाम पर ही इस आयोग को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का नाम दिया गया है, राधा कृष्णन आयोग, ठीक। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को और किस नाम से जानते हैं, कुठारी आयोग, मुदलियर आयोग, राधा कृष्णन आयोग, ऐसे करके ऑप्शन आ सकते हैं। तो आपको याद रखना है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो है इसी को ही हम राधा कृष्णन आयोग के नाम से जानते हैं, ठीक। इसकी नियुक्ति कब हुई थी, 4 नवंबर 1948 को इसकी नियुक्ति हुई थी, यानी अपॉइंटमेंट हुई थी। इसके सदस्यों की अगर बात करें तो आपने राधा कृष्णन का तो समझ ही लिया कि अध्यक्ष यही थे, यानी कि चेयरमैन जो थे वो राधा कृष्णन ही थे। बाकी इसके जो सदस्य थे वो ताराचंद और डॉक्टर जकीर हुसैन और मुदलियर जी भी थे, है ना।
वो इसके सदस्य भी थे। बाद में जाकर के जो कोठारी आयोग है ना, नहीं माध्यमिक शिक्षा आयोग है ना, तो मुदालियर जी जो है वो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे, पर जो राधा कृष्णन आयोग है उसमें ये सदस्य थे। ये मेन 3 सदस्य हैं और एक जो राधा कृष्णन जी हैं वो इसके अध्यक्ष थे, बाकी और भी सदस्य थे, पर मेन जो है 3 सदस्य वो यही ही हैं, ताराचंद, जाकिर हुसैन और डॉक्टर LS मुदलियर। ठीक, इसके लक्ष्य क्या थे? तो उच्च शिक्षा का विकास करना, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग इसका नाम दिया गया है, तो इसका जो लक्ष्य होगा वो क्या होगा? ऑब्वियसली उच्च शिक्षा का विकास करना ही होगा, है ना, शिक्षण स्तर को उच्च करना और शिक्षकों में गुणवत्ता लाना, ये मेन इसके लक्ष्य हैं। ठीक, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्वतंत्र भारत में शिक्षा। तो जो राधा कृष्णन आयोग है, जैसे मैं बता रही थी, सबसे पहला आयोग यही ही था। इसको पहले इसलिए दिया गया है ताकि आप भारतीय शिक्षा आयोग और जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है उसमें कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, तो वो चीज आपकी क्लियर हो गई होगी, आई होप। ठीक, तो अब हम बात कर लेते हैं राधा कृष्णन आयोग की। ठीक है, तो आपको याद रखना है स्वतंत्र भारत का सबसे पहला आयोग राधा कृष्णन आयोग ही था, या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी बोलते हैं इसको, दूसरा नाम भी आपको याद रखना है ना। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधा कृष्णन आयोग जो है, क्योंकि वो पहला आयोग है स्वतंत्र भारत का, इसीलिए ये कब हुआ होगा, अपॉइंट कब हुआ होगा, ये बना कब होगा? 1948 में, 1947 में हम आजाद हुए थे, 1948 में ये बन गया। ठीक है, तो भारत सरकार ने 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर S राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग नियुक्त किया। ठीक, तो राधाकृष्णन आयोग जो है वो ही विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है। सभी विश्वविद्यालयों को नई जिम्मेदारियों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए स्वायत्त निकाय के रूप में गठित किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार को वित्त सुविधाओं के समन्वय के लिए जिम्मेदार होना चाहिए, यानी कि जितने भी फंड जाने चाहिए यूनिवर्सिटी के लिए, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? केंद्र सरकार। वो फंड जितने भी जाने, पैसे जितने भी जाने हैं, जो विश्वविद्यालय हैं उनको अच्छा करने के लिए उसका जिम्मेदार कौन होगा? केंद्र सरकार, वही पैसा देगी। ठीक, विश्वविद्यालयों को संबद्ध प्रकार के बजाय शिक्षण संस्थान होना चाहिए, है ना। संबद्ध प्रकार का मतलब क्या हुआ? जैसे आपने देखा होगा जो RMPSU है ना, अभी उस यूनिवर्सिटी में कोई पढ़ाई नहीं है, लेकिन उससे एफिलिएटेड कॉलेज कितने होंगे? कम से कम 5000 कॉलेज उससे एफिलिएटेड होंगे, है ना। तो वही ही होता है संबद्ध का मतलब। जैसे कि अभी RMPSU है ना, वो इस प्रकार के विश्वविद्यालय को मना करते थे। जो राधा कृष्णन जी थे वो ये बोलते थे कि जो यूनिवर्सिटी है या जो विश्वविद्यालय है उनमें शिक्षा होनी चाहिए, है ना, उनमें लेबोरेटरीज होनी चाहिए, उनमें रिसर्च होनी चाहिए, वो ये चीजों के लिए बोलते थे। पर अभी अगर आप RMPSU की भी बात करेंगे तो RMPSU क्या है? एक संबद्ध यूनिवर्सिटी है ना। उसने बहुत सारे कॉलेजेस जो है उनको एफिलिएशन दे रखा है RMPSU का, पर RMPSU में अभी तो पढ़ाई नहीं हो रही है, हालांकि उसके लिए अभी प्रोसेसिंग चल रही है, टीचरों का भी वो कर रहे हैं, वो टीचरों के लिए भी वैकेंसीज निकाल रहे हैं, उसके लिए भी एग्जाम वगैरह कंडक्ट करा रहे हैं, पर अभी तक तो नहीं है ना, और ऑलरेडी 3 साल तो हो गए हैं। ठीक, नेक्स्ट है एक अनुदान आवंटन समिति का गठन किया जाना चाहिए। इन्होंने ही बोला था, ये राधा कृष्णन ने ही। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। तो जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, अब देखो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसकी स्थापना के लिए सबसे पहले किसने बोला था? तो आपको याद रखना है राधा कृष्णन आयोग ने बोला था, ठीक, या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने बोला था। ठीक, तो यहाँ पर हमारा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या जो हम राधा कृष्णन आयोग के बारे में बात करें तो वो यहाँ पर फिनिश होता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं शिक्षा आयोग, या हम इसको राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी बोलते हैं। ठीक है, तो शिक्षा आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या फिर कोठारी आयोग, 3 नाम याद रख लीजिए इसके। ठीक, शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग या फिर राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। ठीक, ये कब बना है? ये बना है 1964 से और 66 के बीच में। ठीक है, कोठारी आयोग जो है इसकी आपको क्या बात याद रख लेनी है कि जो कोठारी आयोग है उसने तीनों शिक्षाओं के बारे में बात करी है, प्राथमिक शिक्षा के बारे में भी, माध्यमिक शिक्षा के बारे में भी और उच्च शिक्षा के बारे में भी। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज बताती हूँ, आपको किस तरीके से याद रखना है। देखो, कोठारी आयोग ने तीनों के बारे में बात करी है, तो कोठारी में तो कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, सोचो सबके बारे में बात करी है इन्होंने, तो है ना। माध्यमिक शिक्षा जो है, अब देखो माध्यमिक शिक्षा जो है उसके बारे में कौन बात करेगा? तो अगर हम यहाँ पे देखें, माध्यमिक जो है अभी मेरे से लिखा नहीं जा रहा क्योंकि माउस है मेरे हाथ में, है ना, तो आप ऐसे ही समझ लीजिएगा। ठीक, तो देखो माध्यमिक जो है वो स्टार्ट किससे हो रहा है? वो स्टार्ट हो रहा है माँ से, है ना। किससे स्टार्ट हो रहा है? ये जो माँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो आपको इस माँ को ही पकड़ के चलना है। माध्यमिक शिक्षा आयोग
के अध्यक्ष कौन थे? मुदालियर। ठीक है, एम फॉर माध्यमिक, एम फॉर मुदालियर, इस तरीके से याद रखो, है ना। तो माध्यमिक शिक्षा के बारे में किसने बात करी है? मुदालियर ने बात करी है। उच्च शिक्षा के बारे में किसने बात करी है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था, जो डॉक्टर राधाकृष्णन है उन्होंने बात करी है उच्च शिक्षा के बारे में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कोठारी आयोग मतलब तीनों के बारे में बात करी है, माध्यमिक शिक्षा के बारे में मुदालियर ने बात करी है और उच्च शिक्षा के बारे में राधाकृष्णन ने बात करी है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखोगे, इजीली आसानी से याद हो जाएगा। सबसे पहला आयोग कौन सा बना है? तो सबसे पहले बना है वही उच्च शिक्षा वाला, तो राधाकृष्णन वाला। उसके बाद में बना है कोठारी आयोग, ठीक है, 64 में, और उसके बाद बना है जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है जिसको हम मुदालियर आयोग भी बोलते हैं वो। ठीक, तो हम यहाँ पर कोठारी आयोग की बात कर लेते हैं। कोठारी आयोग, इन तीनों आयोग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कोठारी आयोग ही है। एक क्वेश्चन यहाँ से 100% आना है। ठीक है, तो कोठारी आयोग जो है इसका ये ईयर भी याद रख लेना है आपको, 64 to 66। इसकी नियुक्ति कब हुई है? तो 14 जुलाई 1964 को हुई है। ठीक है, 2 साल इसको रिपोर्ट को सबमिट करने में लग गए थे। ठीक है, 64 में इसकी नियुक्ति करी गई और 66 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक, ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट का नाम क्या था? ये सारी चीजें आपको याद रखनी है क्योंकि सारी जगह से क्वेश्चंस आते हैं। तो इनकी जो रिपोर्ट थी उसका नाम क्या था? इनकी रिपोर्ट का नाम था शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। ठीक, ये इनकी रिपोर्ट का नाम था। रिपोर्ट जो थी उसमें 3 भाग थे, ये भी आपको याद रखिएगा। 692 पेजेस थे और 12 जो थे वो कार्य समूह थे, यानी कि वर्किंग ग्रुप थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अध्यक्ष सहित 17 सदस्य थे इसमें, यानी कि अगर हम डॉक्टर कोठारी को इंक्लूड कर लें, इनको भी मिला लें, तो 17 सदस्य थे। इसके अंदर 6 देशों के विशेषज्ञ थे। ठीक है, अलग अलग 6 देशों से विशेषज्ञ बुलाए गए थे जो इन 17 सदस्यों में ही शामिल थे। ठीक, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में 2 वर्ष का समय लगा। जैसे मैं यहाँ पे बोल रही थी, 64 में इसको अपॉइंट किया गया इस आयोग को, और 66 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट बनाई, है ना। 66 में रिपोर्ट को दिया, मतलब बना करके। तो इनको रिपोर्ट बनाने में कितना टाइम लगा? 64 से 66 हो गए 2 साल। ठीक, और यहाँ पर देखेंगे हम, तो इन्होंने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा तीनों पर बात करी है। जैसा कि मैं बोल रही थी कि कोठारी जी ने या फिर राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने सबके बारे में बात करी थी। ठीक, आयोग जो था इसके मुख्य 4 विषय थे, तो ये भी पूछ लिया जाता है कितने विषय थे, है ना। वो विषय के नाम तो आ ही सकते हैं पर साथ में पूछा भी जा सकता है कितने विषय थे। तो 4 इनके मुख्य विषय थे। एक तो था उत्पादकता में वृद्धि, एक था सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, शिक्षा एवं आधुनिकीकरण और सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। ठीक, तो ये 4 मुख्य विषय थे इनकी रिपोर्ट के। अब नेक्स्ट हम इसी में ही पढ़ेंगे, कोठारी आयोग ही चल रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले बात करी थी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, जो कि आप वो पढ़ते हो, 2 सेक्शन पढ़ते हो, एक 45 पढ़ते हो और एक 21 पढ़ते हो, है ना। तो वो यही वाले ही हैं, है ना। तो प्रस्तावित 3 साल की डिग्री और 4 साल की जो ऑनर्स डिग्री है उसके बारे में इन्होंने ही बात करी थी। जो हम अभी BA, BSc और जो बीकॉम वगैरह होते थे, है ना, ये कोर्सेज जो 3 साल के होते थे, तो वो इन्होंने ही उसकी बात करी थी। इनके टाइम के बाद ही, मतलब इन्होंने जब बोला था उसके बाद में ही ये चीजें आना स्टार्ट हुई थी। ठीक, जो भारतीय शिक्षा सेवाएं हैं, IES जिसको हम बोलते हैं, उसकी स्थापना भी इन्होंने ही करी थी। ठीक, अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो राष्ट्रीय आय का 6% जो है, यानी जितना भी हमारा राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम है, उसका 6% केवल शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए। ये भी इन्होंने ही बोला था। और इवन अभी तक भी ना, अगर हम अभी की भी बात करें, अभी भी जो हमारी राष्ट्रीय आय होती है उसका 6% शिक्षा पर ही खर्च किया जाता है। तो सबसे पहले इसकी बात किसने करी थी? इन्होंने ही करी थी, कोठारी आयोग ने ही, है ना। और क्वेश्चन बता ये भी आता है कि जो 3 भाषा सूत्र है, या जिसको हम बोलते हैं ट्री लैंग्वेज फॉर्मूला जो बोलते हैं, या 3 लैंग्वेज फॉर्मूला बोलते हैं, तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है उसकी बात भी सबसे पहले कोठारी जी ने ही करी थी, है ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। शिक्षा का जो 10+2+3 पैटर्न है, सबसे पहले किसने दिया था? कोठारी ने ही दिया था। ठीक है, मूल्यांकन को सतत बनाना, यानी जो भी इवैल्यूएशन है वो ऐसा नहीं है कि साल के एंड में होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसमें प्रत्येक विश्वविद्यालय में एकेडमिक योजना बोर्ड, वैधानिक शिक्षा परिषद की गठन की भी सिफारिश करी थी। सामान्य स्कूल प्रणाली जो है, कॉमन स्कूल सिस्टम जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखिएगा। इसकी भी बात किसने करी है? कोठारी जी ने ही करी है। और जो पंचसूत्री प्रोग्राम है, यानी 5 ईयर प्रोग्राम जो है, उसके बारे में भी कोठारी जी ने ही बात करी थी। ठीक,
अब कोठारी जी का नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे जो नेशनल एजुकेशन कमीशन है ना, नेशनल एजुकेशन कमीशन या फिर कोठारी आयोग बोले, हम बातें की है। तो इन्होंने दो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी है। इन्होंने बोला है कि देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, ये भी इन्होंने ही बोला है, और शैक्षिक अवसरों की समानता पर सर्वप्रथम इन्होंने ही विचार किया था। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको रख लेनी है याद। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है, निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति था। ठीक है, सबसे पहले कौन आए थे, तो सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली थे। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो हो जाता है करेक्ट। नेक्स्ट है, भारत आने वाली सही मिशनरियों का वर्णन कीजिए, यानी कौन सबसे पहले आया था, कौन। देखो जैसे मैं बता रही थी आपको, ब्रिटिश आप याद रखना, ब्रिटिश जो है वो बीच में आए थे, है ना। तो हमें थर्ड नंबर पे ब्रिटिश आए थे, ये सबसे पहले याद रखो, है ना। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, अगर ये दो भी आपने याद कर लिया ना तो भी आसानी से हो जाएगा, है ना। तो पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रांसीसी। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पर हो जाता है करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षक शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। ठीक है, शिक्षक शिक्षा यानी कि जो टीचरों की भी शिक्षा होती है, जैसे अगर हम बात करें, हम आप लोग जो बीएड कर रहे हो वो भी तो शिक्षक शिक्षा ही है। आप जो पढ़ रहे हो अभी किस चीज के लिए पढ़ रहे हो, ताकि आप बच्चों को पढ़ाओ अच्छे से, है ना। तो ये भी तो शिक्षक शिक्षा ही है। तो जो शिक्षक शिक्षा है यानी कि शिक्षकों की शिक्षा या टीचर जो है उनको पढ़ाना या उनकी पढ़ाई जो है, इसकी शुरुआत किसने करी थी, तो ईसाई मिशनरी जो है यानी जो ब्रिटिश लोग हैं, जो अंग्रेज आए थे हमारे यहाँ पर, उन्होंने ही करी थी। अच्छा, PDADF, ओके प्रेम भाई, है ना, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। PDADF कहां से हुआ, ब्रिटिश में तो बी आएगा ना। अच्छा, अंग्रेज के लिए ए लगा रहे होगे आप, ओके ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति जो है वो किस सन में हुई थी। अब जैसे मैं बता रही थी भारतीय शिक्षा आयोग है ना, तो आपको सबको अलग रखना है। जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है वो अलग है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग अलग है, ये भारतीय शिक्षा आयोग अलग है। ठीक है, तो भारतीय शिक्षा आयोग जो सबसे पहले बना था अंग्रेजों ने बनाया था, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो राधा कृष्णन ने बनाया था, और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो कोठारी जी ने बनाया था, है ना। तो तीनों चीजों को अलग अलग रखना है आपने। भारतीय शिक्षा आयोग जो है इसकी नियुक्ति कौन से सन में हुई थी, तो इसकी नियुक्ति हुई थी, चलिए जल्दी से बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। चलिए बताइए, ये हमारा क्वेश्चन कौन सा है, आई थिंक ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन होगा, है ना। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है जी। चलिए फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए, इसकी नियुक्ति हुई थी हमारी 1882 में। रिमोट 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 ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, ये भारतीय शिक्षा आयोग है तो आपको याद रखना है, भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, हंटर थे, इसीलिए इसको हंटर आयोग भी बोलते थे। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहीं पर ही देखिए, भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन है, सर विलियम हंटर है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन है, राधा कृष्णन है। और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन है, कोठारी जी हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन है, मोदेलियर हैं। ठीक है, तो चारों चीजें आपको यहीं पर ही क्लियर हो जानी चाहिए, है ना। आगे के लिए इस क्वेश्चन को छोड़ना ही नहीं है, सारी चीजें यहीं पर ही क्लियर कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1882 के प्रथम शिक्षा आयोग को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है। देखो ये 1882 बोल रहा है और बोल रहा है प्रथम शिक्षा आयोग। तो प्रथम शिक्षा आयोग अगर पूछेगा तो आपको इसी को ही बताना है, भारतीय शिक्षा आयोग को ही, है ना। और अगर पूछता है कि स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग कौन सा था, तो वो कौन सा था, राधा कृष्णन आयोग, या फिर हम उसको दूसरा नाम किस नाम से जानते हैं, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, है ना। तो आपको याद रखना है, पहला जो शिक्षा आयोग था वो तो यही ही था, भारतीय शिक्षा आयोग, क्योंकि भारत में पहला यही ही था, बेशक ये अंग्रेजों ने दिया था,
ठीक है। स्वतंत्र भारत का पूछते हैं तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग हो जाएगा, ठीक है। तो 1882 के प्रथम शिक्षा आयोग को किस अन्य नाम से पुकारा जाता है? हर एक आयोग को उसके अध्यक्ष के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके अध्यक्ष जो है वो हंटर थे, इसीलिए इसको हम किस नाम से जानेंगे? हंटर आयोग के नाम से जानेंगे। तो बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हंटर कमीशन ने मुख्य रूप से ध्यान दिया था, जो हंटर कमीशन है इन्होंने कौन सी शिक्षा पर मुख्य रूप से ध्यान दिया था? जैसे मैंने बोला था कि इन्होंने सारी शिक्षा के ऊपर बात करी थी, पर इन्होंने मुख्य रूप से किस शिक्षा पर ध्यान दिया था? प्राथमिक शिक्षा पर। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पर हो जाता है करेक्ट। नेक्स्ट है, भारत में शिक्षा को समवर्ती सूची में कब लाया गया? कब लाया गया? 1976 में लाया गया, यानी जब सारे के सारे आयोग बन गए हैं उसके बाद में लाया गया, ठीक। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो किसमें किया गया? 45 में। तो आपको रट गया होगा पक्के से, है ना, इस बात की मैं शर्त दे सकती हूँ, 45 वाला तो आपको रट गया होगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में मातृभाषा में शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है? यानी कि मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध करवानी चाहिए। जो प्राथमिक बच्चे होते हैं ना, प्राथमिक कक्षा वाले, उनके लिए है ये भी, है ना, मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। और ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 350 ए में। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है करेक्ट। नेक्स्ट है, राधाकृष्णन आयोग कहा जाता है? राधाकृष्णन आयोग किसको बोलते हैं? हम किसको बोलते हैं? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को बोलते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, अगर आपने यहाँ से पढ़ लिया ना, आराम से क्वेश्चंस करके आओगे सारे के सारे, है ना, और आपको ऐसे लगेगा कितना इजी पेपर आया था। चलिए नेक्स्ट है, राधाकृष्णन आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो किससे संबंधित है? राधाकृष्णन आयोग उच्च शिक्षा से संबंधित है ना। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग किसकी अध्यक्षता से नियुक्त हुआ था या किसकी अध्यक्षता में नियुक्त हुआ था? डॉक्टर राधाकृष्णन, इसीलिए इसको राधाकृष्णन आयोग भी बोलते हैं, है ना। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट है, राधाकृष्णन आयोग की नियुक्ति की गई थी? नियुक्ति कब हुई है राधाकृष्णन आयोग की? तो 4 नवंबर 1948 को हुई थी। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो हो जाता है करेक्ट, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के सदस्य थे, इसके सदस्य कौन कौन थे? तो जैसे मैंने बताया था 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट सदस्य है इसके, है ना। और जो राधाकृष्णन है वो तो अध्यक्ष हैं ही, पर 3 जो इंपॉर्टेंट सदस्य हैं वो कौन कौन थे? ताराचंद, जाकिर हुसैन और मुदालियर। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो हो जाता है करेक्ट। नेक्स्ट है, राधाकृष्णन आयोग का लक्ष्य क्या था? इनका लक्ष्य क्या होगा? देखो इनका जो आयोग था वो बना ही उच्च शिक्षा के लिए था, है ना। तो उच्च शिक्षा के लिए जितनी भी चीजें हमें चाहिए वो सारी की सारी इनका लक्ष्य होगा, है ना। तो उच्च शिक्षा का विकास करना है सबसे पहले, तो शिक्षण स्तर को उच्च करना है और शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार लाना है, यानी जो शिक्षक हैं वो बढ़िया बने। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो हो जाता है करेक्ट। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब करी है? देखो जब भी सिर्फ शिक्षा आयोग की बात होती है ना, तो उसको समझ लो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की बात हो रही है ना। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या शिक्षा आयोग एक ही चीज है। जब भी शिक्षा आयोग आएगा समझ लो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के बारे में बात हो रही है। और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को दूसरे किस नाम से बोलते हैं? कोठारी आयोग के नाम से भी बोलते हैं, है ना। तो ये चीज भी आप लोगों को रखनी है याद, वैसे तो अभी तक आप लोगों को आई गई होगी, है ना। तो इसकी नियुक्ति कब हुई है? इसकी नियुक्ति हुई है 14 जुलाई 1964 को। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कोठारी कमीशन का गठन हुआ, गठन कब हुआ? गठन या नियुक्ति एक ही चीज है, तो कब क्या आएगा इसका करेक्ट ऑप्शन? 14 जुलाई 1964। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा आयोग का गठन किस सन में हुआ, है ना। तो शिक्षा आयोग जो है इसका गठन कब हुआ? तो शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, है ना, या शिक्षा आयोग बोलो, बात एक ही है, कब होएगा? 1964-66 में। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को हम और किस नाम से जानते हैं? इसको और क्या बोलते हैं? कोठारी आयोग बोलते हैं, ठीक। शिक्षा आयोग को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है ना। देखो ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन, शिक्षा आयोग बोले या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बोले या कोठारी आयोग बोले, एक ही चीज है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो क्योंकि इसको कोठारी आयोग भी बोलते हैं इसीलिए इसके अध्यक्ष कौन होंगे? डॉक्टर डीएस कोठारी। और जो डीएस कोठारी है ना, इनका पूरा नाम भी पूछने के लिए आ जाता है, तो हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन दिया हो, पर अगर ना भी दिया हो तो आप लोग याद रखिएगा, डॉक्टर तो डॉक्टर है ही, ये डी का मतलब है दौलत और एस का मतलब है सिंह, ठीक है। तो इनका पूरा नाम है डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे अध्यक्ष? यहाँ पे आ गया पूरा नाम, है ना, प्रोफेसर या फिर डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। तो हमारा यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट, ठीक।
नेक्स्ट है कोठारी कमीशन की रिपोर्ट जो थी उसका नाम क्या था, तो उसका नाम क्या था, शिक्षा और राष्ट्र का विवरण। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट को कितने खंडों में प्रस्तुत किया, खंड कितने थे इसके, टोटल 3 खंड थे, यानी कि जो पार्ट है इसके वो टोटल 3 पार्ट है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की रिपोर्ट कितने पृष्ठों में लिखी गई थी, यानी पेजेस जो थे वो कितने थे, 692 थे इसके पेजेस, ठीक। नेक्स्ट है कोठारी कमीशन में कार्यकारी दलों की संख्या कितनी थी, तो टोटल कार्यकारी दल कितने थे, यानी ग्रुप कितने थे, 12 थे, सदस्य कितने थे, 17 थे। कितने देशों से बुलाए गए थे सदस्य, टोटल 6 देशों के सदस्यों ने मिलकर के बनाई थी, है ना। तो सब याद रखना है आपको, कार्यकारी दल थे 12, टोटल सदस्य थे 17 दौलत सिंह कोठारी को मिलाकर के, और जो टोटल कंट्री जहां से सदस्य आए थे वो कितनी थी, 6 थी, है ना। सब याद रखना है, इसका एक एक चीज याद रखनी है क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आने वाला है आपका 100%, ठीक। नेक्स्ट है कोठारी आयोग ने कार्य संचालन की नियुक्ति की थी, कौन से कार्य संचालन की नियुक्ति करी है इन्होंने, कार्य शक्ति दल की भी और कार्यकारी समूह की भी, यानी सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी थी, अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है, 17 थी टोटल सदस्यों की संख्या। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो है वो हो जाता है करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट है शिक्षा आयोग में कितने देशों के विशेषज्ञ थे, यानी कितने देशों से विशेषज्ञों को या फिर एक्सपर्ट्स को बुलाया गया था, तो टोटल 6 कंट्री थे जिनके सदस्यों को यहाँ पर बुलाया गया था, है ना। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में कितना समय लगा, है ना। तो हम जब इसके बारे में पढ़ते हैं तो हम ऐसे पढ़ते हैं 64 to 66, है ना, 1964 to 66, तो टोटल कितने ईयर हो गए, 64 से 66 तक 2 साल हो गए, तो कितना समय लगेगा, 2 साल का लगेगा। तो यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन है वो हो जाता है करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कोठारी कमीशन ने शिक्षा पर बजट का कितने प्रतिशत व्यय करने को कहा था, तो ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ 6%, और ये जो 6% है वो मैं तभी भी बताया था कि अभी तक भी 6% ही खर्च होता है शिक्षा पर, जो हमारा मतलब हमारा जो वो है क्या बोलते हैं उसको, नेशनल इनकम है उसका, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ये जो उधर चलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने बजट का कितने प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने का सुझाव दिया था, तो वही चीज हो गई, है ना। तो 6% यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का कार्य क्षेत्र क्या था, यानी इन्होंने किस शिक्षा के बारे में बात करी थी, ठीक। तो इन्होंने कौन सी शिक्षा के बारे में बात करी थी, देखो जैसे मैं बता रही थी इन्होंने सारी शिक्षाओं के बारे में बात करी है, प्राथमिक शिक्षा भी, माध्यमिक शिक्षा भी और उच्च शिक्षा भी, यानी हम इसको क्या बोल सकते हैं, संपूर्ण शिक्षा के बारे में बात करी है इन्होंने, है ना। नेक्स्ट है कोठारी आयोग को मुख्यतः किस संबंध में सिफारिश देने के लिए बिठाया गया था, किस शिक्षा के लिए बिठाया गया था इनको, सारी शिक्षाओं के लिए, प्राथमिक भी, माध्यमिक भी और उच्च भी, यानी कि शिक्षा के सभी स्तरों के लिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। कोठारी आयोग ने संस्तुतियां दी, इन्होंने संस्तुतियां जो हैं वो कौन कौन सी दी थी, सबके लिए दी थी, प्राथमिक शिक्षा के लिए भी, माध्यमिक शिक्षा के लिए भी, उच्च शिक्षा के लिए भी, तो ये सभी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्ययन का क्षेत्र नहीं है, इनके अध्ययन का क्षेत्र जो है वो कौन सा नहीं है, देखो स्कूली शिक्षा के बारे में इन्होंने बात करी है ना, जो कि आ जाती है प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा। उच्च शिक्षा के बारे में इन्होंने बात करी है ना, प्रौद्योगिकी शिक्षा जिसको टेक्निकल एजुकेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले टेक्निकल एजुकेशन के बारे में भी इन्होंने ही बात करी थी कि टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन जो है वो भी आनी चाहिए, टेक्निकल एजुकेशन भी आनी चाहिए, है ना। तो इसके बारे में भी इन्होंने बात करी थी, इन्होंने बजट के ऊपर बात नहीं करी थी, तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कोठारी आयोग का शिक्षा में योगदान है, शिक्षा में किस चीज में योगदान है, विशिष्ट शिक्षा के लिए यानी स्पेशल एजुकेशन के लिए, तो स्पेशल एजुकेशन के लिए भी योगदान है। देखो प्रौद्योगिकी शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा, इसका मतलब क्या है, प्रौद्योगिकी शिक्षा तो टेक्निकल एजुकेशन, जैसे आप देख रहे होंगे अभी इंजीनियरिंग हो गई है ना, या डॉक्टरी हो गई, या फिर एमबीए हो गया, बीबीए हो गया, सारे जितने भी कोर्सेज हैं टेक्निकल एजुकेशन वाले है ना। तो इसके बारे में भी उन्होंने बात करी थी। विशिष्ट शिक्षा क्या होता है, तो जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, है ना, यानी जो नॉर्मल बच्चों से कुछ कम होते हैं बच्चे, है ना, उनको जो शिक्षा दी जाती है उसको विशिष्ट शिक्षा बोलते हैं। तो इन्होंने इसके बारे में भी बात करी थी। व्यवसायिक शिक्षा किसको बोलते हैं, वोकेशनल एजुकेशन,
है ना, इसके बारे में भी इन्होंने बात करी है। और यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी यानी विश्वविद्यालय स्वायत्ता, इसके बारे में भी इन्होंने बात करी थी, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य जो है वो नहीं है, हमें ढूंढना है कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो एक उद्देश्य नहीं होगा, बाकी सारे उद्देश्य होंगे, ठीक है। तो शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र की जांच करना, संपूर्ण क्षेत्र की जांच करना तो था ही, है ना, इसी के लिए इनको बिठाया गया था। यानी प्राथमिक शिक्षा भी देखो, माध्यमिक शिक्षा भी देखो और उच्च शिक्षा भी देखो, सारी की सारी शिक्षा देखो, है ना। इस चीज के लिए तो ये आए ही थे, ठीक। तो ये तो यहाँ पर करेक्ट हो ही जाएगा। और नेक्स्ट शिक्षा का गुणात्मक विकास करना, है ना, तो ये भी इनका उद्देश्य था। गुणात्मक विकास का मतलब क्या हुआ कि बच्चों को सब ऐसे नहीं है रटन तोता वाली शिक्षा दे दो, सब समझ भी आना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास भी इन्होंने ही करा था, है ना, जो नेशनल एजुकेशन सिस्टम है, यानी हमने अभी ऊपर पढ़ा था 10+2+3 जो अभी तक सिस्टम चलता हुआ आ रहा है अभी तक भी, है ना, वो इन्होंने ही दिया था, ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली जो है उसका विकास भी इन्होंने ही करा था। विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि करना, यानी कि जो विद्यालय हैं उनमें बच्चे कैसे ज्यादा बढ़े, इन्होंने इस चीज के बारे में नहीं बात करी थी, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट, ठीक। इसके बारे में भी बात करिए, इसके बारे में किसने बात करी है, हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में भी। जो हमारी एजुकेशन पॉलिसीज हैं उन्होंने बात करी है इस चीज के बारे में कि नामांकन जो है वो कैसे बढ़ाया जाए, है ना, पर कोठारी आयोग ने नहीं करी है। नेक्स्ट है शिक्षा आयोग ने प्राथमिक शिक्षा पर सुझाव दिए। प्राथमिक शिक्षा पर इन्होंने कौन कौन से सुझाव दिए? प्राइमरी शिक्षा की अवधि यानी कितने समय तक होनी चाहिए, जैसे अगर हम अभी भी बात करें प्राइमरी एजुकेशन की तो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक होती है, यानी 6 से 11 साल के जो बच्चे होते हैं उनको हम प्राइमरी शिक्षा के अंदर लाते हैं ना, तो वो उनकी अवधि हो गई। इसके बारे में इन्होंने ही बात करी थी सबसे पहले। और प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए इसके बारे में भी इन्होंने बात करी है, यानी सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट है कोठारी आयोग ने शिक्षा का उद्देश्य बताया है। इन्होंने शिक्षा की क्या उद्देश्य बताया है? उत्पादन बढ़ाना, बिल्कुल करेक्ट बात है। 4 जो उद्देश्य थे, ठीक है, उनमें से 3 उद्देश्य यहाँ पर ही हैं, तो उत्पादन बढ़ाना। नेक्स्ट उद्देश्य है सामाजिक व राष्ट्रीय एकता प्राप्त करना, आधुनिकरण की प्रक्रिया को त्वरित करना, यानी कि डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यह कथन किस समिति का उद्घोष है कि देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है? किसने बोला है ये? तो ये बोला है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने, ठीक। अब हाँ देखो, यहाँ पर आप लोगों को एक बात तो याद रखनी है, यहाँ पर आ गया तो मैं यहीं पर ही बता देती हूँ। जैसे आपको इसका करेक्ट आंसर तो डी ही है, ये याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होना, है ना। इसका करेक्ट आंसर तो डी ही है, पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो यहाँ पे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग दिया है ना, इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है ना, ये तो सबसे ज्यादा जल्दी यही ही बना है, आई थिंक 2000 के बाद में बना है, 2006 2007 में बना है, मोस्ट प्रोबेबली 2006 में बना है ना। तो हो सकता है मैं थोड़ा बहुत गलत हूँ, 2006 के इधर उधर थोड़ा बहुत हो, पर मोस्ट प्रोबेबली जैसा कि हो सकता है मैं 100% करेक्ट ही हूँ, है ना, क्योंकि मुझे याद है जहां तक 2006 में ही बना था ये राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, है ना। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन है? सेन पित्रोदा हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये पिछली बार जो शायद से आपका ही था, आपका ही एग्जाम था या कौन सा था, ये वाला क्वेश्चन है 3 बार आया था कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन है ना। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन है? सेन पित्रोदा। और ये बना कब है? 2006 में। सबसे ज्यादा नया राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ही है, ठीक है। तो आपको याद रख लेना ये राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है, और ये जो जिसके बारे में हम बात करेंगे ये राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है, ठीक है। तो सबको आपको अलग अलग रखना है, एक जगह पे सबको लिख करके और सबके जो अध्यक्ष हैं उनको लिख लो एक जगह पे, कहीं पे पेपर पे, और एक जगह मतलब वहीं पर भी इनका जो ईयर है वो भी लिख लो। तो ये 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक जगह पे सारी की सारी चीजें लिख लेना, ठीक। योगेश बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास कल को होगी, ठीक है। 2 दिन के लिए मैंने स्किप कर दी थी, कल होगी आपकी क्लास। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है किस आयोग ने शैक्षिक अवसरों की समानता पर सर्वप्रथम विचार किया था? यानी शैक्षिक अवसरों की समानता होनी चाहिए, यानी सबको शिक्षा का अधिकार है और सबको समान अवसर मिलने चाहिए। इस चीज के बारे में सबसे पहले किसने बोला है? कोठारी आयोग ने ही बोला था, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सामान्य विद्यालय यानी कॉमन स्कूल जो है उसका मतलब क्या होता है? ठीक है, तो कॉमन स्कूल का मतलब क्या होता है? जो कॉमन हो सबके लिए, यानी कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, काला हो, सफेद हो, सफेद नहीं गोरा तो काला हो, गोरा हो, चाहे कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उन मतलब कोई भी बच्चा पढ़ सकता है, उसको हम कॉमन स्कूल बोलते हैं। कॉमन स्कूल बोल इसलिए रहे ना, कॉमन है सबके लिए,
ठीक है, तो जहां पर धर्म, जाति, वर्ग, भेद के विचार के बिना निःशुल्क शिक्षा दी जाती है उसको हम कॉमन स्कूल बोलते हैं। तो ये हो गया इसका मतलब। और कॉमन स्कूल जो है वो उनकी भी सबसे पहले बात किसने करी थी? कोठारी आयोग ने ही करी थी, है ना। चलिए, अच्छा री एग्जाम में आया था, री एग्जाम में भी आया होगा, वैसे भी 3 बार आया था। मैं पेपर देख रही थी एक बार और मैं सोच रही थी कि एक ही पेपर में 3 बार दिया हुआ था वो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के बारे में, है ना। बहुत वो भी मतलब इम्पोर्टेंट ही है। नेक्स्ट है सार्वजनिक शिक्षा के लिए कॉमन स्कूल सिस्टम को राष्ट्रीय लक्ष्य माना गया, यह सिफारिश जो है वो किसने करी है? तो जैसा मैं बोल रही थी, कॉमन स्कूल सिस्टम जहां भी आ जाए आपको कोठारी कमीशन पे ही जाना है, कोठारी आयोग पर ही जाना है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है कोठारी आयोग ने 1966 से लेकर के, है ना, 66 यानी जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है और 86 तक, तो देखो ये कितने साल हो गए। हाँ नजराना बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? वो कभी कभी मेरी नजर जाती है कमेंट्स पे, है ना, वरना मैं चाहती तो ये हूं कि जो भी लोग इम्पोर्टेंट कुछ पूछना चाहते हैं। मैम बहुत कम टाइम रह गया है। अरे क्यों चिंता कर रहे हो, मैंने तुम्हें बोला है ना, चाहे एक दिन में मुझे 4 वीडियो बनानी पड़े। अभी मैं 1-2 दिन थोड़ा बिजी हूँ, उसके बाद में हो सकता है कि आपके 2 वीडियो दोपहर में लेके आओ और एक जो रात में होती है वो होएगी ही, है ना। तो फिक्र काहे करते हो भाई, हो जाएगा सब, टेंशन क्यों लेनी है ना। चलिए 66 से लेकर के 86 तक टोटल टाइम कितना हो गया? 20 हो गया, है ना। तो ये ऐसे करके भी आ जाता है कि जो कोठारी आयोग है उसने 20 साल तक जो कितने प्रतिशत शिशुओं को शिक्षा की व्यवस्था का सुझाव दिया था, है ना। तो ये 20 ईयर्स हो गए, 20 साल हो गए, इसलिए क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। तो आपको याद रखना है 66 से लेकर के 86, या ऐसे करके भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनके जो पहले 20 साल थे उसमें कितने प्रतिशत शिशुओं को शिक्षा की व्यवस्था का सुझाव दिया था। तो 50% शिशुओं को शिक्षा की व्यवस्था का सुझाव दिया था। तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है वो हो जाता है करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट है पंचसूत्री कार्यक्रम का सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो किस आयोग ने दिया था? कोठारी आयोग ने ही दिया था। तो इसका हमारा कोठारी आयोग हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का सुझाव सर्वप्रथम किस आयोग ने दिया था? तो इसकी भी बात सबसे पहले किसने करी है? कोठारी आयोग ने ही करी है। और कोठारी आयोग को हम क्या बोलते हैं? कोठारी आयोग को हम बोलते हैं राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट है अंतर विषयक आयाम को महत्व दिया है। अंतर विषयक आयाम जो है उसको किसने महत्व दिया? देखो अंतर विषयक या इंटरडिसिप्लिनरी डायमेंशन जो है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है जैसे हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, है ना, नहीं 3 स्टार लेने हैं, ओके पूरे 4 स्टार, ये तो 4 हो गए ठीक है। तो अंतर विषयक आयाम को महत्व दिया है, किसने दिया है? अंतर विषयक आयाम को भी कोठारी आयोग नहीं दिया है। अंतर विषयक आयाम जो है ये बेसिकली क्या होता है? इसका मतलब कि जैसे सब्जेक्ट होते हैं ना, उनमें ऐसे सब्जेक्टिव अप्रोच नहीं होनी चाहिए कि हम अगर सपोज करो हम अगर हिंदी पढ़ रहे हैं तो सिर्फ जो हिंदी वाला टीचर है वो सिर्फ हिंदी की ही बात करे, है ना। अगर उसमें कोई भी चीज साइंटिफिक आ रही है तो उसको उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए, वो उस चीज के बारे में भी बात करे, है ना। अगर हिंदी पढ़ा रहा है पर अगर हिंदी में कुछ चीज आ रही है हिस्ट्री से रिलेटेड तो उसको हिस्ट्री का भी ज्ञान होना चाहिए, वो हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ाए बच्चे को। इसको ही हम बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच या फिर इंटरडिसिप्लिनरी डायमेंशन। ठीक, तो ये सबसे पहले इसको किसने महत्व दिया था? कोठारी आयोग ने ही दिया था। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो है इसकी सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो कोठारी आयोग ने ही करी थी। ए ऑप्शन यहाँ पर भी हमारा हो जाता है करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट है त्रिभाषा सूत्र फॉर्मूले को कब स्वीकार किया गया था? ठीक है, इसको स्वीकार कब करा गया था? 1952 में। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र में संशोधन करके, देखो त्रिभाषा जो फॉर्मूला है ना इसको भी बेसिकली बहुत सारे लोगों ने बनाया है ना, बहुत सारे, इसमें भी बहुत सारे चेंजेस हो करके है ना। जैसे कि पहले जो एक त्रिभाषा सूत्र बनाया गया था, है ना, उसको जो हमारी नीचे वाली स्टेट है ना, जैसे ये हो गए जो नीचे वाले स्टेट है जैसे केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, है ना, तो इन लोगों ने एक बार वो कर दिया था कि हम नहीं मानते ये त्रिभाषा क्योंकि हमारी लैंग्वेज को यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, है ना। तो ऐसे करके जो त्रिभाषा सूत्र है ना इसमें भी बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, इसमें भी बहुत सारे संशोधन हुए हैं, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तब जा करके जो अभी त्रिभाषा सूत्र है या जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है वो अभी जाके एकदम करेक्ट है। और ये वाला किसने दिया था? कोठारी ने ही दिया था, है ना। तो आप ये मत समझना कि कोठारी आयोग तो 64 में बना है,
है ना। और यहाँ पे मैंने बताया 1952 में स्वीकार किया गया था, तो स्वीकार तो कर लिया गया था 1952 में ही, है ना। पर उसमें संशोधन करके जो सबसे ज्यादा करेक्ट वाला दिया था वो कोठारी आयोग ने ही दिया था, जो अभी तक चल रहा है ना। तो सबसे पहले ये स्वीकार तो 1952 में ही हो गया था, ठीक है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र में संशोधन करके निम्न में से किन भाषाओं को सम्मिलित करने पर जोर दिया, है ना। तो इन्होंने किन किन भाषाओं को दिया था, इन्होंने बोला था मातृभाषा जो है वो पहली भाषा होगी, जो प्राथमिक शिक्षा तक यही ही भाषा चलनी चाहिए। और नेक्स्ट भाषा होगी राजभाषा जो हमारी राजभाषा का मतलब जो हमारी स्टेट लैंग्वेज होती है ना। और जो नेक्स्ट होगी वो होगी भारतीय भाषा या फिर कोई भी यूरोपियन लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है 10+2+3 की शैक्षिक संरचना का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था, तो इसका भी सुझाव किसने दिया था, कोठारी कमीशन ने ही दिया था, है ना। अलग अलग बने थे पहले, एक बार 8+4 करके भी बना था कुछ ऐसे, है ना। 8+4+4 ये भी बना था एक बार, है ना, जो कोठारी जी से पहले नहीं बाद में दिया गया था, ये कोठारी जी के भी बाद में आया था। ये 8+4+4 पर इसको माना नहीं गया था, है ना, इसको स्वीकृति नहीं मिली थी, फाइनली यही ही रखा गया था। फिर 10+2+3 इसका मतलब क्या हुआ 10वीं के बाद में +2 मतलब 12वीं और फिर 3 साल का ग्रेजुएशन, ठीक है। तो ये भी किसने बोला था, कोठारी आयोग ने ही। और इनकी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी तक चल रही हैं कोठारी आयोग की, है ना। नेक्स्ट है भारतीय शिक्षा आयोग ने निम्न प्राथमिक में से किस कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थियों को सम्मिलित करने का सुझाव दिया। तो जो निम्न प्राथमिक है उसमें कितने बच्चे होने चाहिए, एक कक्षा में 50 बच्चे होने चाहिए, ज्यादा नहीं होने चाहिए, है ना, 50 से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो 50 बच्चे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मैं कुछ बता रही थी, मैं भूल गई। हाँ देखो 10+2+3 है ना, अभी तो ये है नहीं क्योंकि अभी तो जो NEP 2020 आया उसमें तो 5+4+4+3 हो गया है ना, नहीं 5+3+3+4, ठीक है। चलो 5334 है या 5443 है ना, अभी मैं उसमें कंफ्यूज हो रही हूँ, देख लेंगे वो बाद में, है ना। तो अभी वो वाला है, पर ये वाला सोचो अभी तक चला है, कहीं आप लोग ऐसे मत समझ लेना कि अभी भी यही ही चल रहा है 10+2+3, है ना। हम लोगों के टाइम तक ये चला है, और अभी जो बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, जो अभी इवन जो अभी 6th-7th में भी है ना, उनका भी जो ये 5+4 वाला है 5+4+4+3 ही है शायद, है ना, जहां तक है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक। ठीक चलिए, है ना। तो वो वाला जो है अभी ये है, आप ये मत समझ लेना कि 10+2+3 वाला अभी भी चल रहा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, किस आयोग या समिति ने शिक्षा क्षेत्र में विद्यार्थियों की संख्या और शक्ति की आवश्यकता में तालमेल पर बल दिया है। तो किसने दिया है, शिक्षा आयोग ने ही, यानी कि जल्दी 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 लैपटॉप चला जाएगा वरना, थैंक्स। ठीक, तो किस आयोग या समिति ने शिक्षा क्षेत्र में विद्यार्थियों की संख्या और शक्ति की आवश्यकता में तालमेल पर बल दिया है, किसने दिया है, शिक्षा आयोग ने ही। और जैसा मैंने बताया था, चाहे शिक्षा आयोग हो, चाहे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग हो, चाहे कोठारी आयोग हो, तीनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोठारी आयोग ने जूनियर कक्षाओं यानी कि 1 से 4 के लिए शिक्षा के उद्देश्य जो है वो क्या क्या बताए हैं। तो पढ़ना, लिखना तथा गणित का प्रारंभिक ज्ञान और कौशल प्राप्त करना, यानी पढ़ना सीख जाए बच्चे 1 से 4 तक, लिखना सीख जाए, और जो गणित का प्रारंभिक ज्ञान है, गणित का प्रारंभिक ज्ञान क्या है कि प्लस सीख जाए, माइनस सीख जाए, जोड़ घटा सीख जाए और गुणा भाग सीख जाए, है ना। तो इन चीजों के बारे में, यानी कि प्लस माइनस सीख जाए और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन सीख जाए, तो इसके बारे में इन्होंने बोला था, करेक्ट बात है। स्वास्थ्यवर्धक जीवन के आधारभूत नियमों की जानकारी प्राप्त करना तथा उनका आचरण करना, है ना। स्वास्थ्यवर्धक जीवन के आधारभूत नियम क्या हो जाएंगे, जैसे सुबह जगना, जो कि कोई नहीं जगता बच्चा, है ना। जैसे कि जल्दी सो जाना, जो कि कोई नहीं सोता, है ना। टीवी ज्यादा नहीं देखना, जो कि भर भर के देखते हैं आजकल के बच्चे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी करेक्ट बात है कि इसकी बात इन्होंने ही करी थी कि कक्षा 4 तक बच्चों को पता चल जाना चाहिए, है ना। इसीलिए आपने राइम्स भी देखी होंगी बच्चों की, ऐसे आते थे, सुबह जगने वाली की सुबह जल्दी जागो, रात को जल्दी सो, ऐसे करके होती थी कोई राइम, अभी तो मुझे याद नहीं आ रही है ना। तो वो इसीलिए ही बच्चों को पढ़ाई जाती थी, ताकि बच्चों को पता चले कि रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी जगना है ना। और खाना अच्छे से खाना है, ज्यादा फास्ट फूड नहीं खाना है,
वो सारी चीजें बच्चों को पता चले। नेक्स्ट है अपने सामाजिक, भौतिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करना तथा उसके प्रति संवेदनशील होना। ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है, यानी हमारा डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी आयोग ने सीनियर कक्षाओं यानी कक्षा 6 से लेकर के 8 तक जो है बच्चे, उनके लिए शिक्षा का उद्देश्य क्या बताया है? तो इन्होंने बोला है विभिन्न विषयों के आधारभूत तथ्य, सिद्धांत तथा कौशल का ज्ञान प्राप्त करना और उनको उचित अवस्थाओं के प्रयोग में लाना। बिल्कुल करेक्ट बात है, जो हम पढ़ रहे हैं, है ना, वो हम अपने निजी जीवन में भी उसका यूज करना सीखे। ये आ जाना चाहिए कक्षा 6 से कक्षा 8 तक। और जो भी विषय है, जैसे अगर हम सिंपल सी मैथ्स की बात करें तो उसके जो भी फॉर्मूलाज हैं वो उनका बेसिकली सिद्धांत क्या होता है ना, ये सारी चीजें बच्चे सीख जाए। ठीक, नेक्स्ट है दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मौखिक तथा लिखित भाषा में व्यक्त करने की क्षमता का निर्माण करना। ठीक है, यानी जो भी उनको दैनिक जीवन में, अपने रोजमर्रा के जीवन में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, है ना, मौखिक और लिखित भाषा को यूज कर सकें। तो ये भी आ जाना चाहिए कक्षा 6 से कक्षा 8 तक। और गणित में विभिन्न संबंधों को समझने की क्षमता का विकास करना, है ना, यानी कि संबंध जो है, जो हम पढ़ते हैं ना, बोर्ड मास वोड मास भी जो पढ़ते हैं, वो सारी की सारी चीजें बच्चे समझ जाए। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट कोठारी आयोग के सर्वेक्षण के अनुसार देश में उस समय प्राथमिक शिक्षा संबंधी नाम प्रचलित था। कौन सा नाम प्रचलित था? अगर हम प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा भी बोला जाता था उसको, अवर आरंभिक भी यानी कि इंफीरियर इनिशियल भी बोला जाता था, और अवर प्राथमिक यानी लोअर प्राइमरी, और जूनियर बेसिक ये भी बोला जाता था, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है कोठारी आयोग ने पाठ्यक्रम के बारे में फैले असंतोष का कारण बताया था। पाठ्यक्रम क्या होता है? जो भी हमारा करिकुलम या फिर सिलेबस है ना, उसके बारे में जो असंतोष है उसका कारण इन्होंने क्या बताया था कि जो स्कूल पाठ्यक्रम में बहुत सी बेकार बातें घुसाई है ना, करिकुलम में बहुत सारी, सिलेबस में बहुत सी बेकार बातें भी हैं जिन्हें बिना हानि के निकाला जा सकता है ना। नेक्स्ट है भारत में पाठ्यक्रम में व्यवसायिक विषयों का अभाव है, यानी कि जो व्यवसायिक विषय हैं जिनसे हमारी नौकरी लगने वाली है वो विषयों को नहीं डाला गया, और कार्यकलापों तथा कार्य अनुभवों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है ना, कि यानी कि जो भी हम एक्सपीरियंस ले रहे हैं, है ना, जो भी हमारे एक्सपीरियंस है या जो भी हमारे निजी जीवन में काम आने वाली चीजें हैं उनका तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीजें करेक्ट है, ये उस समय नहीं थी, है ना, कोठारी आयोग ने इसीलिए ही सारे के सारे बेसिकली इसमें अमेंडमेंट या संशोधन करे थे। ये सारी की सारी चीजें उससे पहले नहीं थी, है ना, कोठारी आयोग से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोठारी आयोग की सिफारिशों की सीमाएं हैं। कौन सी सीमाएं हैं? पहला है कोठारी आयोग ने प्राथमिक स्कूल की अवधि निर्धारित नहीं की, है ना, कि जो प्राथमिक स्कूल है उसकी अवधि क्या होनी चाहिए। करेक्ट है, प्राथमिक स्कूलों के कार्य दिवसों के बारे में निश्चित घंटे और समय ना किए गए, है ना, कि निश्चित समय जो है, कार्य दिवस कितने होने चाहिए प्राथमिक स्कूल में, है ना, यानी कि वर्किंग डेज कितने होने चाहिए, कितने दिनों तक जो स्कूल है प्राइमरी लेवल पे वो खुलना चाहिए, और जो समय है वो कितना होना चाहिए, इसके बारे में भी इन्होंने नहीं बात करी थी। और बेसिक शिक्षा पर कुठाराचाट हुआ, है ना, यानी कि कॉम्प्रोमाइज भी हुई थी बेसिक शिक्षा, इसके बारे में भी इन्होंने बात नहीं करी थी, यानी डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज, अगर आप हमारे नोट्स खरीदना चाहते हैं तो ये हमारा एप्लीकेशन है RMPSU आरती मैम करके। आप इस एप्लीकेशन पे जा करके हमारा जो नोट्स हैं वो बाई कर सकते हैं। नोट्स में आपको शॉर्ट नोट्स और MCQs इसी तरीके से मिलेंगे जिस तरीके से हम यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, और थोड़े MCQs थोड़े और ज़्यादा होंगे एप्लीकेशन पे। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होंगे, एक ही साथ दिए हुए हैं दोनों लैंग्वेजेस में, यानी कि नोट्स जो हैं वो बाईलिंगुअल हैं, दोनों लैंग्वेज में है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। यहाँ पर आपको सारे के सारे नोट्स मिलने वाले हैं, यानी BD 301, 302, 303, 304 और 305। 305 में जो आपके पेडागोजी वाले सब्जेक्ट हैं वो आपको सारे पेडागोजी के सब्जेक्ट मिलेंगे। जो म्यूजिक है उसका नहीं मिलेगा क्योंकि म्यूजिक का मैं बनाऊंगी ही नहीं, ठीक है। बाकी जो उर्दू का है वो भी आपको मिल जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, SST, साइंस, मैथ्स सबका आपको मिल जाएगा, कॉमर्स सबका मिलेगा, ठीक है। और उसका नहीं बनाऊंगी, म्यूजिक का नहीं बनाऊंगी, तो प्लीज म्यूजिक वाले जो हैं वो उनको पेडागोजी वाले नोट्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ म्यूजिक के, ठीक है। बाकी सबके पेडागोजी नोट्स जो हैं वो आपको मिलने वाले हैं। इस कोर्स में आपको इस बार एक बहुत अच्छी चीज दी हुई है, देखो आपको शॉर्ट नोट्स MCQs तो मिलने ही वाले हैं, MCQs विद आंसर और विदाउट आंसर दोनों मिलने वाले हैं। पहले विद आंसर वाले पढ़ लो, उसके बाद विदाउट आंसर वाले
पे आप खुद से टिक लगा करके देखोगे आपके कितने सही हो पा रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत ज्यादा अच्छी चीज इस बार दी हुई है और वो होने वाली है क्विज। ठीक है, ये क्विज आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगी। तो क्विज है, ये जो क्विज है इसमें होने वाला क्या है, तो इस क्विज में हर एक यूनिट के 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। यानी कि अगर आपका 301 सब्जेक्ट है, इसके अंदर 4 यूनिट होंगी, तो पहली यूनिट में से 50 क्वेश्चन, दूसरी यूनिट में से 50 क्वेश्चन, तीसरी यूनिट में से 50 क्वेश्चन और चौथी यूनिट में से 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से आपके हर एक यूनिट के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस हैं उनका क्विज बनाने वाले हैं इस बारी। तो ये आपको क्विज भी इसी के अंदर ही मिलेगा। अगर आप ये क्विज भी इवन अकेला करके चले जाते हैं तो भी आप आराम से पेपर कराएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है, क्योंकि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम क्विज में उनको डालेंगे। ठीक है, तो ये सब आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 300 रुपीज में। तो अगर आप चाहते हैं इसको बाय करना तो आप बाय कर सकते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये जो नोट्स हैं वो आप प्रिंटेबल नहीं है। ठीक है, बाद में फिर मेरे को कॉल वगैरह आते हैं। ठीक है, तो आप पहले ही समझ लीजिए जो नोट्स हैं वो प्रिंटेबल नहीं है, इनका प्रिंट नहीं निकलेगा, आपको फोन से ही पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की। ठीक, और जैसा कि मैंने बताया था कि इसके जो अध्यक्ष थे वो मुदलियर जी थे, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, मुदलियर आयोग भी बोलेंगे, है ना, क्योंकि जिस भी शिक्षा आयोग के अध्यक्ष जो भी है उनके नाम पर भी हम इस आयोग का नाम बोलते हैं। ठीक, अब वीडियो क्लियर आ रही है, एक बार बता दो, है ना, अच्छे से। ठीक है, तो देखो मुदलियर या फिर जो कोठारी जी हैं उनका आपको पूरा नाम भी याद कर लेना है, क्योंकि पूरा नाम भी आ जाता है पूछने के लिए, है ना। तो कोठारी जी का तो कल हम बात कर रहे थे, दौलत सिंह कोठारी, प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी या डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, तीनों नाम है उनके, है ना। जो मुदलियर है इनका पूरा नाम है डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियर, है ना। तो ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियर आपको याद रखना है। स्थापना कब हुई थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो हम कल बात कर रहे थे कोठारी आयोग की, वो 64-66 में था, है ना। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है ये उससे पहले बन गया था, ये 1952 में बन गया था, है ना। तो सबसे पहले कौन सा बना है, देखो जो बने हैं ना आयोग, वो उनका उल्टा क्रम है। सबसे पहले कौन सा बना, उच्च शिक्षा वाला, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो था, है ना, या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो था, सबसे ऊंची जो पढ़ाई है वो उसी में ही होगी, यूनिवर्सिटी वाला है ना। तो सबसे पहले वो बना था, ऐसे करके याद रखो, सबसे पहले वो बना था। ठीक, उसके बाद में कौन सा बना है, उसके बाद में बना है माध्यमिक शिक्षा आयोग, ये कब बना है, 1952 में। उसके बाद में कौन सा बना है, कोठारी आयोग, कब बना है, 64 में। तो इस तरीके से याद रखो, पहले उच्च शिक्षा वाला, फिर माध्यमिक शिक्षा वाला और सबसे लास्ट में प्राथमिक शिक्षा वाला। बेसिकली जो कोठारी आयोग है उसमें तो तीनों की तीनों शिक्षाएं आती हैं, है ना। तो तीनों की तीनों है, चाहे प्राइमरी हो, चाहे माध्यमिक हो और चाहे उच्च हो, तीनों की तीनों आ जाती हैं, पर इस तरीके से याद रख सकते हो। ठीक है, इनका जो रिपोर्ट था उसका टाइटल क्या था, तो इनकी रिपोर्ट का टाइटल था माध्यमिक शिक्षा आयोग की रिपोर्ट, है ना। तो ये तो सिंपल सा टाइटल है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा आयोग की रिपोर्ट करके, रिपोर्ट का शीर्षक था। इनमें पृष्ठों की जो संख्या है वो 244 पृष्ठ है। ठीक है, आपको कोठारी का भी याद रख लेना है, कोठारी के 692 पेजेस थे, इनके सिर्फ 244 पेजेस है। क्यों है, क्योंकि देखो ये सिर्फ बात करें माध्यमिक शिक्षा के बारे में, पर जो कोठारी जी हैं वो किसके बारे में बात कर रहे थे, तीनों के बारे में बात कर रहे थे, है ना। तो तीनों के बारे में बात कर रहे थे तो ऑब्वियसली उनके पेजेस भी ज्यादा होंगे, है ना। तो देखा जाए तो जस्ट ट्रिपल है कोठारी जी के पेज, है ना, 3 गुना ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने 3 शिक्षा के बारे में बात करी, इन्होंने 1 शिक्षा के बारे में बात करी, इसीलिए 1 गुना ही है, 244 पेजेस है। ठीक है, कार्य क्षेत्र इनका क्या है, तो माध्यमिक शिक्षा है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ माध्यमिक शिक्षा के बारे में बात करी, इनके आयोग का नाम ही माध्यमिक शिक्षा आयोग है। ठीक, यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, कृषि और तकनीकी शिक्षा भी प्रदान करने को बोला है इन्होंने। माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है वो बेसिकली 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक जाता है ना। तो इन्होंने किसकी बात करी है कि 12th क्लास से पहले पहले ही कृषि और जो तकनीकी शिक्षा है उसके बारे में भी बच्चों को ज्ञान दे दिया जाए। ठीक, 7 वर्षीय शिक्षा, यानी कि जो 11 से 7 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको इन्होंने 2 भागों में बांटा था। ठीक है, एक को जूनियर हाई स्कूल में और एक को हाई स्कूल में। ठीक है, जो जूनियर हाई स्कूल था वो 3 साल का चरण था और जो हाई स्कूल था वो 4 साल का चरण था। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है कि इन्होंने 11 से 17 साल के बच्चों को 2 भागों में बांटा हुआ है, जूनियर हाई स्कूल में और हाई स्कूल में। ठीक है, या फिर ये भी आ सकता है कि 7 इन्होंने जो शिक्षा है बेसिकली बच्चों की वो माध्यमिक शिक्षा के अंदर कितने साल की आती है, तो आपको याद रख लेना 7 साल, है ना। और ये 7 साल जो है वो 2 में बटे हुए हैं, एक हो गया 3 साल और एक हो गया 4 साल। तो ये 3 और ये 4 कितने हो गए, टोटल 7। तो इन्होंने जो माध्यमिक शिक्षा है उसके बारे में क्या बोला है कि 7 साल की शिक्षा है ये बेसिकली। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। इसके अलावा नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे मुदलियर आयोग जो है इन्होंने
कुछ स्टेटमेंट भी दी हैं। तो इन्होंने बोला है माध्यमिक शिक्षा जो है वो शिक्षा रूपी जीव की रीढ़ की हड्डी है ना। क्योंकि बेसिकली आपने देखा होगा कि जो हमारे भी टीचर्स है, या जो हमारे बड़े बहन भाई या हमारे रिश्तेदार या हमारे मम्मी पापा भी इवन हो गए, वो लोग क्या बोलते हैं, वो यही तो बोलते हैं कि जो हमारी सेवंथ एट्थ भी नहीं, 9th 10th और 11th 12th जो होती है वो हमारी फाउंडेशन फेज होती है ना। जैसे ये बोलते हैं कि अगर आपकी 9th 10th 11th 12th हो गई, अच्छे से आपने पढ़ लिया उसमें, तो आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे जाके यही सब चीजें होती है, बस थोड़ी डीप हो जाती है ना। तो इसीलिए बोलते हैं 9th 10th 11th 12th में अगर अच्छे से पढ़ लिया तो आगे वाली पढ़ाई आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि सब यही ही होता है। तो इसीलिए इन्होंने भी यही ही बोला है कि शिक्षा जो है, माध्यमिक शिक्षा जो है वो शिक्षा रूपी जीव की रीढ़ की हड्डी है ना। यानी यहीं से ही बेसिकली बेस बनता है शिक्षा का। नेक्स्ट जो इन्होंने बोला था वो ये बोला था कि शिक्षा में विकास तथा पुनर्निर्माण उस समय तक लाभकारी नहीं है जब तक विद्यालयों में अनुशासनहीनता है। ठीक है, तो विकास हो रहा है खूब, पुनर्निर्माण हो रहा है खूब, लेकिन वो तब तक लाभकारी नहीं है, तब तक यूजफुल नहीं है जब तक कि विद्यालय में अनुशासनहीनता है। ठीक, चलिए चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे हमारा मुदालियर आयोग फिनिश हो जाता है और हम नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है ना, आपको इसको याद कैसे रखना है। देखो 3 है, जो लास्ट वाली 3 है वो तो आपको याद रहेगी, अभी अभी आई है 2020 में आई है ना, 2020 में आई है, तो उसको तो याद करने की जरूरत नहीं, वो तो याद रहेगी ही। आपको 2 याद रखने की जरूरत है। कैसे याद रहेंगी, मैंने शायद आपको पहले भी बताया होगा। देखो एक कब आई है, 1968 में। ठीक है, 68 में, माउस से लिखा भी नहीं जाता भाई। ठीक है, 68 में। ठीक है, अब आपको 68 का जस्ट उल्टा कर देना है। 68 का उल्टा करोगे क्या हो जाएगी, 86 हो जाएगी, है ना। क्या हो जाएगा, 86 हो जाएगा, है ना। तो बस कितना सिंपल है, 68 याद रखना है, 68 को उल्टा कर दो 86 हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये एक आई थी 1968 में और एक आई है 1986 में। ठीक है, तो पहली हो गई ये और दूसरी हो गई ये। ठीक है, ये तो हो गई जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, और तीसरी तो 2020 में आई है ना। तो ये तो आपको याद रहेगा, जैसे मैंने बताया कि इसको तो आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, तो याद रहेगा 2020 में आई है हमारी तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक, अब है ना इसमें संशोधन करके, है ना, मतलब जो 68 वाली है इसी में ही कुछ संशोधन कर दिए गए, तो उसको हम अलग से राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं बोलते, उसको बोलते हैं संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, है ना। तो जो 68 वाली है इसमें जो संशोधन हुए हैं वो कब हुए हैं, तो आपको याद रखना है 11 साल बाद हुए हैं फर्स्ट वाली में। अब 11 साल काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा, है ना। तो जो 1968 वाली यानी जो फर्स्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें 11 साल बाद संशोधन हुए थे, तो यानी कि इसका संशोधन फॉर्म कौन सा है, 79 है। और जो 86 वाली है इसमें कब हुए थे, तो इसमें 6 साल बाद ही संशोधन हो गए थे, तो इसको हम बोलते हैं 1992 वाली। ठीक है, तो 68 वाली में 11 साल बाद संशोधन हुए तो ये 79 में है संशोधित, और 86 वाली में 6 साल बाद संशोधन हुए थे तो ये 1992 में आई थी जो संशोधित फॉर्म थी। ठीक है, 1992 के अंदर। ठीक, इतनी चीज आपको सबसे पहले याद रख लेनी है, तब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, तब हम आगे का पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये मतलब पता होना, है ना, क्योंकि यहीं पर ही सारी चीज क्लियर करोगे तो आगे जाके तो खिचड़ी नहीं पकेगी, वरना आगे जाके ना फिर खिचड़ी पकने वाली है। ठीक है, आपको समझ नहीं आएगा, तो इतनी चीज तो सबसे पहले कहीं पे लिख लेना अच्छे से। ठीक, उसके बाद में पढ़ना शुरू करिएगा। ठीक, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 68 के बारे में बात करते हैं हम। तो सबसे पहली शिक्षा नीति यही ही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी जो है। और हाँ, एनईपी जो है ना इसका वो भी आ जाता है पूछने के लिए, फुल फॉर्म भी आ जाता है। तो एनईपी का ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी लिखाते हैं सब लोग, है ना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं होता है नेशनल, एन फॉर होता है नेशनल, ई फॉर होता है एजुकेशन और पी फॉर होता है पॉलिसी। ठीक है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, है ना। एनईपी का फुल फॉर्म भी आ जाता है पूछने के लिए, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक, चलिए तो अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 68 में, वो भारत पर पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। तो पूछा जाए पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन सी थी, ये वाली थी 68 वाली। ठीक, यह है कोठारी आयोग की सिफारिशों पर आधारित थी। अब देखो आपको याद कैसे रखना है, ये 68 में बनी है। जो कोठारी है उन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट करी थी, 1966 में सबमिट करी थी, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि कोठारी आयोग की सिफारिशों पर ही आधारित होगी। ठीक है, क्योंकि 2 साल पहले यही ही बना है। नेक्स्ट है, इस नीति की घोषणा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा करी गई थी। देखो आपको याद क्या रखना है, जो फर्स्ट वाली है ये तो इंदिरा गांधी,
जी जो थी ये थी इस टाइम पे प्रधानमंत्री, है ना, तो इनकी सिफारिशों पे बनी होगी। जो दूसरी थी 86 वाली, उस टाइम पे राजीव गांधी जी थे प्राइम मिनिस्टर, तो वो राजीव गांधी के नेतृत्व में बनी है। और जो थर्ड वाली है ये इसका आपको पता ही 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो जो थर्ड वाली है वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी है। ठीक, तो आपको ये बेसिकली याद रखना है। अब देखो स्टार्टिंग की दो जो है वो तो गांधी परिवार की हैं, पहला तो इंदिरा गांधी और दूसरा राजीव गांधी, ठीक है, और जो तीसरी है वो हो गया हमारे नरेंद्र मोदी जी। ठीक, नेक्स्ट है इसे कंटरपंथी पुनर्गठन के रूप में मान्यता दी गई है ना। तो और नेक्स्ट है कि त्रिभाषा फॉर्मूला जो है जिसका पालन अधिकांश स्कूल करते हैं, वो त्रिभाषा फॉर्मूला जो है वो इसी में ही लागू किया गया था। त्रिभाषा फॉर्मूला सबसे पहले दिया किसने था? कोठारी आयोग ने दिया था, ये याद रखिएगा, है ना। सबसे पहले दिया किसने था? कोठारी आयोग ने दिया था। यूज किसने करवाया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें 10+2+3 संरचना जो है वो यहाँ पर स्वीकृत करी गई है, लागू यहाँ पर हुई है। दी किसने थी? ये भी कोठारी आयोग ने। जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ लिया कि इसके जो भाग थे वो किस पर आधारित थे? कोठारी आयोग पर। तो कोठारी वाली जो चीज थी, कोठारी जी ने जो अपने रिपोर्ट में जितनी भी चीजें दी थी वो वाली सारी की सारी चीजें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 वाली जो नीति थी इसमें वो सारी की सारी चीजें लागू कर दी गई। ठीक, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979। तो ये क्या है? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 68 वाली है उसी का ही संशोधित रूप है। ठीक, तो प्राथमिक शिक्षा जो है उसको यहाँ पर पहली प्राथमिकता दी गई है, ये याद रखिएगा, और प्रौढ़ शिक्षा जो है उसको दूसरी प्राथमिकता दी गई है ना। तो ऐसे करके क्वेश्चन आ जाएगा, प्राथमिक शिक्षा को पहली प्राथमिकता और प्रौढ़ शिक्षा को दूसरी प्राथमिकता किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने दी थी? तो आपको याद रखना है 79 वाली ने दी थी। ठीक, 79 था, सिर्फ इतना याद रखो क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज बस यही ही है उसकी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 वाली थी, ये कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है? सेकंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, यानी कि दूसरी है। इसकी घोषणा कब हुई है? तो घोषणा कब हो जाएगी? ऑब्वियसली कम से कम 1 साल पहले तो होगी ही ना, है ना। तो घोषणा कब हो गई थी इसकी कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनेगी, है ना। जैसे जब मोदी जी ने बनाई थी 2020 में, उससे पहले कम से कम 2018 से ही ये चीजें स्टार्ट हो गई थी कि नई एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है, नई एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है ना। तो वैसे ही जो घोषणा कर दी थी राजीव गांधी ने दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, वो कब कर दी थी? 1 साल पहले कर दी थी, यानी 85 में ही कर दी थी। और भारत के प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम पे? राजीव गांधी। जैसे मैंने बोला पहली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी थी प्रधानमंत्री, दूसरी वाली के टाइम पे राजीव गांधी थे प्रधानमंत्री। ठीक है, इसके भाग कितने हैं? तो इसके भाग हैं 12 और इसमें अंक हैं 157 और 12 इसके भाग हैं। ठीक है, अब ये जो भाग है ना, यहाँ से जो 86 वाली है इसके भाग जो है वो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इन भागों को पढ़ लीजिएगा। 12 भाग तो आपको याद रखने हैं कि 12 भाग हैं इसके अंदर, पर कौन कौन से 12 भाग है? क्योंकि इनमें से भी कभी कभी 2-3 भाग उठा के पूछ ले जाते हैं कि इनमें से कौन से भाग हैं जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का नहीं है, और एक ऑप्शन दे देते हैं जो गलत होगा, 3 इसी में से उठा के दे देंगे। तो बेसिकली इसको एक बार पढ़ के चले जाना, है ना। तो भाग 1 में परिचय है, सीक्वेंस से ना भी पढ़ोगे तो चल जाएगा, वो सीक्वेंस से नहीं पूछेंगे मोस्ट प्रोबेबली कि भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है। आप एक बार इनको पढ़ लीजिएगा, है ना, ताकि आपको याद रहे कि कौन कौन से भाग थे। सीक्वेंस में मत पढ़िएगा, क्रम से मत पढ़िएगा, ठीक, पर बस एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक, चलिए, तो परिचय था पहले में, दूसरे में था शिक्षा का सार और भूमिका, तीसरे में है राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, और फोर्थ में है समानता के लिए शिक्षा, फिफ्थ में है विभिन्न चरणों में शिक्षा का पुनर्गठन, और सिक्स्थ में है तकनीकी एवं प्रबंधन शिक्षा, सेवंथ में है सिस्टम को कार्यशील बनाना, और एट्थ में है शिक्षा की सामग्री और प्रक्रिया को पुनः उन्मुख करना, और 9th में है अध्यापक, और 10th में है शिक्षा का प्रबंधन। ठीक, तो ये बेसिकली इसके भाग हैं, और 11 में है संसाधन और समीक्षा, और 12 में है भविष्य। ठीक, तो ये टोटल 12 भाग हो गए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 वाले। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, हाँ जी बिल्कुल पूजा ठाकुर एकदम सही कर रही है, लाइक जरूर कर दिया करो वीडियो, है ना। वैसे तो आप लोग कर ही देते हो बिना पूछे बिना बोले, पर फिर भी मैं बोलती हूँ कि लाइक जरूर कर दीजिएगा जितने भी लोग अभी जुड़े हुए हो। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम यहाँ पर कि जो NEP 1986 है उसमें 10+2+3 की स्वीकृत संरचना के आधार पर शिक्षा की एक राष्ट्रीय प्रणाली का प्रस्ताव रखा। नवोदय विद्यालय, ये आपको जरूर याद रखना है कि जो नवोदय विद्यालय हैं उनकी स्थापना हुई है अब।
ठीक है, कौन सी वाली, एनईपी में 1986 में, क्योंकि नवोदय विद्यालय जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 1986 वाले के। एक तो ये नवोदय विद्यालय, ठीक है, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ओपन विश्वविद्यालय प्रणाली के उद्घाटन के साथ मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली का भी 1985 में वरिष्ठ शिक्षा का विस्तार किया। ठीक है, अब देखो नवोदय विद्यालय हो चाहे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ओपन विश्वविद्यालय हो, जिसको हम इग्नू बोलते हैं, है ना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय यानी कि नेशनल ओपन और यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो ये इग्नू बोलते हैं इसको। ये जो इग्नू है ये भी इसी के अंतर्गत ही बना है। बेसिकली इंदिरा गांधी जी जो है उनके नाम पर बना है, पर बनवाया किसने है, राजीव गांधी ने। ठीक है, और ये आपको इग्नू याद रखना है। इसके अलावा आपको नेक्स्ट जो याद रखना है वो याद रखना है मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली, है ना, क्योंकि जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ओपन विश्वविद्यालय है, इग्नू जो है वो भी मुक्त विश्वविद्यालय ही है ना। तो मुक्त विश्वविद्यालय या फिर इग्नू जो है ये इसी टाइम पर ही बने हैं, नवोदय विद्यालय इस टाइम पर ही बने हैं। ठीक, और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो भी यहीं पर ही बनाया गया। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है ये बेसिकली सबसे पहले जब बनाया गया था तो ये जो प्राइमरी एजुकेशन है या प्रारंभिक शिक्षा है उसको अनिवार्य और निःशुल्क बनाने के लिए किया गया था स्टार्ट ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जब इस टाइम पे किया गया था 86 वाले टाइम पे जो किया गया था। लेकिन बाद में ना फिर ये माध्यमिक और उच्च लेवल पर भी इसको लागू कर दिया गया, है ना। तो क्वेश्चन ऐसे करके भी आ जाता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो कौन सी शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाने के लिए स्टार्ट किया था। तो स्टार्ट तो किया था प्रारंभिक शिक्षा को ही, लेकिन बाद में सबके लिए इसको बेसिकली वो कर दिया गया, है ना, अनिवार्य कर दिया गया। ठीक, और ये स्टार्ट कब हुआ है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, तो 1987 में स्टार्ट हुआ है ना। आपको याद रखना है 86 वाली जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ही तो इसके बारे में बात करी है। तो स्टार्ट कब हुआ है, एक साल बाद हुआ है, तो 1987 में जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है वो भी स्टार्ट कर दिया गया। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये क्या है 1992, जैसे मैं बोल रही थी कि आपको प्राथमिक वाला याद रखना है कि स्टार्ट तो हुआ था प्राथमिक के लिए ही, लेकिन 1992 में उच्च प्राथमिक स्तर पर भी ये लागू कर दिया गया और इसका जो धन व्यय था वो कितना था, 40,000 था। ठीक है, 40,000 इसका धन व्यय था। तो 1992 वाली यही ही तो संशोधित है 86 वाली ही। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पहली बार कंप्यूटर शिक्षा के बारे में बात यहीं पर ही करी गई है, क्योंकि जो पहली बनी थी 68 तक तो कंप्यूटर था ही नहीं, है ना, और था भी तो एक आध दुक्का होगा जो तब बन रहे थे, है ना। तो कंप्यूटर शिक्षा जो है वो आई ही 80s के बाद में है। तो 80s के बाद में जो एजुकेशन पॉलिसी बनी है वो 86 वाली ही बनी है। तो 86 वाली ही बनी है ना कंप्यूटर के टाइम पे, तो ऑब्वियस ही बात है कंप्यूटर शिक्षा के बारे में यहीं पर ही पहली बार बात करी गई होगी। ठीक, इनका जो लक्ष्य था वो क्या था, तो इनका लक्ष्य था 1990 तक, यानी ये बनी है 86 में। ठीक है, और 86 के बाद में इनको टोटल टाइम कितना मिला, इनको टोटल टाइम मिला 4 साल का। ठीक है, तो इनका जो लक्ष्य था वो क्या था कि इन 4 साल में यानी कि 1990 तक जो प्राथमिक शिक्षा है यानी कक्षा 1 से कक्षा 5 उसको सर्वसुलभ बना दिया जाए, यानी कि सबके लिए जो सब पढ़ सके, एटलीस्ट प्राइमरी शिक्षा में तो सब जा सके उतना बना दो। ठीक है, 4 साल का इनका ये लक्ष्य था। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो कि कब आई थी, 1992 में आई थी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर 2000 तक प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई। देखो जब ये 86 में आई थी तब इन्होंने बोला था कि 4 साल में हम सर्वसुलभ बना देंगे जो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की शिक्षा है उसको। ठीक है, पर नहीं बनाई गई क्योंकि इतनी जल्दी काम हो ही नहीं सकता है ना। अभी भी इवन आप ऐसे बीहर टाइप्स जो उनमें जाओगे इलाकों में तो वहां बच्चे अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी भी मतलब प्राइमरी शिक्षा तक नहीं ले पा रहे हैं बच्चे अभी भी इस टाइम पर भी। तो उस टाइम पर तो कितना ज्यादा सड़कें भी नहीं थी, है ना, और इतने स्कूल भी नहीं थे, तो कहां तक ही सर्वसुलभ हो पाता, है ना। तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय संशोधित थी 1992 में आई थी और इन्होंने फिर बोला 8 साल का लक्ष्य लिया। पहले कितने का लिया था, पहली में 86 वाली में 4 साल का यानी 1990 तक। दूसरी में फिर इन्होंने सोचा 4 साल में बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, तो फिर इन्होंने 8 साल का लक्ष्य बना लिया कि चलो 8 साल में तो कर लेंगे कम से कम। तो 92 से 8 साल गिनोगे हो गया 2000। तो फिर उन्होंने बोला था कि सन 2000 तक जो प्राथमिक शिक्षा है उसको सर्वसुलभ बना लेंगे, तो उसकी घोषणा करी थी। ठीक है, इन्होंने बोला था कि 2005 तक यानी कि 8 में 5 और जोड़ दो यानी 13 साल तक जो उच्च प्राथमिक शिक्षा है यानी कक्षा 6 से 8 तक उसको सर्वसुलभ बना देंगे। ठीक है, तो इन्होंने बोला था 1992 वाली में कि 8 साल में हम बना देंगे प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ और 13 साल में हम बना देंगे उच्च प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ। ठीक, नेक्स्ट हम उद्देश्य की बात करेंगे तो यहाँ पर इसके बारे में बात करी गई थी, तो भाषाओं के विकास के बारे में बात करी गई है, शिक्षा के समान अवसर के बारे में।
और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का विकास, इस तीनों चीजों के बारे में बात करी गई है। अब जैसा कि मैंने बोला था कि जो नवोदय विद्यालय है वो 86 का मेन जो चीजें हैं वो नवोदय विद्यालय और जो इग्नू है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो इसकी बहुत ज्यादा, और एक ब्लैक बोर्ड, ये तीन चीजें इसकी बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो नवोदय विद्यालय की बात कर लेते हैं, कक्षा 6 से कक्षा 12 तक होता है, आपको पता ही होगा, है ना। प्रथम नवोदय विद्यालय जो है वो हरियाणा में और महाराष्ट्र में खोला गया था, तो आपको ये भी याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहला नवोदय विद्यालय हरियाणा में आया था, है ना, जबकि अगर लिटरेसी देखो तो वहां पे ज्यादा नहीं है ना, शिक्षित लोग देखोगे तो वहां पे ज्यादा नहीं है, सबसे कम शिक्षित लोग तो खैर बिहार और राजस्थान में ही है ना, पर यहाँ पर भी देखोगे हरियाणा में तो बहुत ज्यादा यहाँ पर लिटरेसी रेट नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित है ये जो नवोदय विद्यालय है, वो तो आपको याद रखना है, नवोदय विद्यालय सीबीएसई से ही संबंधित होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए जो नवोदय विद्यालय है उसमें 75% आरक्षण है ना, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु समिति बनाई गई थी, इसकी समीक्षा के लिए, समीक्षा का मतलब क्या होता है, रिव्यू करने के लिए, देखने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए कि सारी चीजें ठीक है या नहीं है ना। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 वाली थी उसको देखने के लिए कि सारी चीजें ठीक है या नहीं है, एक समिति बनाई गई जिसको हम आचार्य राममूर्ति समिति बोलते हैं। तो ऐसे भी करके आ सकता है क्वेश्चन कि 1986 वाली जो समिति बनी थी उसको हम और क्या बोलते हैं, तो आपको याद रखना है आचार्य राममूर्ति समिति बोलते हैं। या ऐसे करके आ सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए जो समिति बनाई गई थी उसका चेयरमैन कौन था, है ना, तो कौन था चेयरमैन, राममूर्ति समिति, जिस नाम पे होती है ना वही ही चेयरमैन होता है, ठीक। इसका जो कार्यान्वयन कार्यक्रम था वो कब तक था, तो 1992 तक, ठीक। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अध्यक्ष कौन है या चेयरमैन कौन है, तो जैसे मैंने बोला जिसके नाम पर होती है वही ही चेयरमैन होता है, तो आचार्य राममूर्ति जी जो है वो ये इसके चेयरमैन है, ठीक है। सदस्य कितने थे इसमें, 17 सदस्य थे, जैसे कोठारी आयोग में थे 17 सदस्य, भाग कितने हैं इसके, 23 टोटल भाग है, ठीक। जो इनकी रिपोर्ट थी, जो आचार्य राममूर्ति समिति है, तो इन्होंने जो समीक्षा करी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, तो इन्होंने जो रिपोर्ट थी वो कब प्रस्तुत करी, 1990 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर थी, ठीक है, जिसका शीर्षक जो था वो क्या था, एक प्रबुद्ध और मानवीय समाज की ओर। ये उसका लेते हैं पहला एमसीक्यू है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में किस स्तर की शिक्षा का व्यवसायीकरण करने को कहा था, है ना, तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में किस स्तर की शिक्षा को व्यवसायीकरण करने को बोला गया है, माध्यमिक शिक्षा को, तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है ब्यूरो ऑफ गाइडेंस को किस स्तर की शिक्षा के निरीक्षण का अधिकार दिया जाना चाहिए, किस स्तर की, देखो व्यवसायीकरण हो, है ना, चाहे गाइडेंस देना हो, किसको बोला जाएगा, माध्यमिक शिक्षा को ही बोला जाएगा, यानी डी ऑप्शन जो है हमारा ये हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट है किस स्तर के विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक तथा व्यवसायिक निर्देशन का सुझाव दिया गया है ना, व्यवसायिक अभी हमने पीछे जस्ट पढ़ा था, है ना, कि व्यवसायीकरण के लिए किसको बोला गया है, माध्यमिक शिक्षा को बोला गया है। निर्देशन यानी कि गाइडेंस देने के लिए किसको बोला गया है, माध्यमिक शिक्षा को बोला गया है ना, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बीएड एग्जाम के बाद सीटेट की प्रिपरेशन, हाँ जी बिल्कुल करा देंगे सीटेट की प्रिपरेशन, मैं सोच भी रही थी, ठीक है, करवा देंगे, एग्जाम दे लो आप अच्छे से, जिस दिन एग्जाम फिनिश होंगे उसके नेक्स्ट दिन से ही स्टार्ट कर लेंगे सीटेट की प्रिपरेशन, ठीक। चलिए नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा के स्तर के उन्नयन के लिए विद्यालय संकुलों की स्थापना की जानी चाहिए, ये जो सुझाव था ये किसका था, तो शिक्षा आयोग का था, डी ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वरिष्ठ विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था, हमने जस्ट पढ़ा था अभी, जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग था 1964 से 66 वाला, इसने ही दिया था, है ना, कल हम इसके बारे में बात भी कर रहे थे। नेक्स्ट है कुछ विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएट संकुलों की स्थापना की जानी चाहिए जिनमें कुछ विषयों में 3 वर्षीय स्नातकोत्तर कोर्सों की व्यवस्था की जानी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन कोर्स की व्यवस्था, पोस्ट ग्रेजुएट सॉरी, है ना, 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होना चाहिए, ये सुझाव जो था ये किसका था, ये भी शिक्षा आयोग का ही था, डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है सभी राज्यों में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना की जाए, ये सुझाव किसका था, तो ये कोठारी कमीशन का ही था, ठीक है, कल कुछ क्वेश्चन रह गए थे तो वो हम आज कर लेते कोठारी के। नेक्स्ट है कोठारी आयोग ने शिक्षा में स्नातकोत्तर एमएड पाठ्यक्रम की अवधि जो है कितने वर्ष बताई थी, तो इन्होंने एमएड की अवधि बताई है कि 1.5 साल की होनी चाहिए एमएड, ठीक, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद की स्थापना
सिफारिश किस आयोग के द्वारा की गई थी? तो कोठारी आयोग के द्वारा की गई थी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा आयोग ने परीक्षा प्रणाली सुधार के सुझाव दिए हैं। कौन कौन से सुझाव दिए हैं? मूल्यांकन की नवीन तकनीकी होनी चाहिए, करेक्ट बात है। आंतरिक मूल्यांकन भी होना चाहिए, करेक्ट बात है। मूल्यांकन और प्रश्न पत्रों में सुधार होना चाहिए, करेक्ट बात है। यानी डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोठारी आयोग ने मूल्यांकन का सकारात्मक प्रभाव जो है वो रहा। सकारात्मक प्रभाव इनका मूल्यांकन का क्या रहा था? छात्रवृत्तियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई थी, है ना, बिल्कुल करेक्ट है ना। स्कूलों में पाठ्य पुस्तक बैंकों की स्थापना की गई यानी कि जो वो है बेसिकली लाइब्रेरी वगैरह है वो वहां पर बढ़ाई गई, ये भी करेक्ट है। और शिक्षकों के वेतनमान और सेवा शर्तों में सुधार हुआ, ये भी सही है, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? है ना, तो माध्यमिक, एम फॉर माध्यमिक और एम फॉर मुदालियर, ठीक है, इस तरीके से याद रखना है हमें। तो हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा आयोग जो कि 1952-53 के अध्यक्ष जो है वो कौन थे? तो माध्यमिक शिक्षा जो है इसको मुदालियर आयोग भी बोलते हैं, तो इसके अध्यक्ष कौन होंगे? डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। नेक्स्ट है, माध्यमिक शिक्षा आयोग को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो स्थापना कब हुई थी इसकी? जो स्थापना है वो हुई है 1952 को, इतना तो आपको याद ही रखना है, 23 सितंबर 1952। नेक्स्ट है, माध्यमिक आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभाजित करा है? 7 भागों में विभाजित करा है। तो बी जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये और याद रखिएगा, यहाँ पे पाठ्यक्रम की बात हो रही है ना, इनकी रिपोर्ट की बात नहीं हो रही है, पाठ्यक्रम की बात हो रही है, ठीक है। कहीं आप बोलो कि आपने तो 12 पढ़ाए थे मैम। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, माध्यमिक शिक्षा आयोग में प्रतिवेदन के प्रश्नों की संख्या कितनी थी? तो टोटल संख्या कितनी थी? 244 पेजेस थे। तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा कि इनकी जो रिपोर्ट थी, प्रतिवेदन किसको बोलते हैं? रिपोर्ट को, है ना। तो रिपोर्ट में टोटल 244 पेजेस थे। नेक्स्ट है, शिक्षा में विकास तथा पुनर्निर्माण उस समय तक लाभकारी नहीं है जब तक विद्यालय में अनुशासनहीनता है। किसने बोला था? ये मुदालियर कमीशन या मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग ने बोला था। तो हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुदालियर कमीशन का कौन सा कार्यक्षेत्र था? कार्यक्षेत्र आपको सबको पता होगा, माध्यमिक शिक्षा, इसका नाम ही है मुदालियर कमीशन या मुदालियर आयोग का नाम ही है माध्यमिक शिक्षा आयोग। तो किसके बारे में बात करेंगे? माध्यमिक शिक्षा के बारे में। नेक्स्ट है, किस स्तर की शिक्षा को शिक्षा रूपी जीव की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? माध्यमिक शिक्षा को, क्योंकि यहीं पर ही व्यवसायीकरण की बात करते हैं, है ना, तो इसीलिए किसको बोलेंगे? इसी को ही बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा का कार्यकाल जो है वो बताया, कितना बताया था? 11 साल। तो हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुदालियर आयोग ने पाठ्यक्रम का कितने भागों में विभाजन किया था? ये पाठ्यक्रम वाला अभी थोड़ी देर पहले भी आया था, 7 भागों में, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुदालियर कमीशन ने माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या में कितने विषय रखे थे, है ना। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं विषय कितने थे, ठीक है। तो भाग कितने थे? मींस के पार्ट 7 थे, और पार्ट 7 के अंदर जो विषय थे टोटल, है ना, सब्जेक्ट जो थे टोटल वो कितने थे? तो सब्जेक्ट थे टोटल 8, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव किस आयोग के द्वारा दिया गया था? माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा दिया गया था। बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत में 3 प्रकार के माध्यमिक विद्यालय जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो 3 प्रकार के हैं। एक है राजकीय, एक है स्थानीय परिषदों द्वारा संचालित और एक है व्यक्तिगत संस्थाओं द्वारा संचालित, ठीक है। जो व्यक्तिगत संस्था है वो कौन सी है? जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें अपने अलीगढ़ में करें, है ना, तो डीएस जो है, धर्म समाज जो है वो व्यक्तिगत संस्था है। और स्थानीय परिषद जो है वो मतलब एक जगह विशेष का नाम पे जो रखे जाते हैं वो। और राजकीय कौन से होते हैं? जो राज्य गवर्नमेंट बनवाती है वो, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, सन 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्वतंत्र भारत की कौन सी नीति थी? ठीक है, ये भी पूछने के लिए आएगा कि दूसरी नीति कौन सी थी, पहली कौन सी थी, तीसरी कौन सी है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर हमारे मुदालियर आयोग के जो क्वेश्चन है वो फिनिश हो जाते हैं और यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्वेश्चन जो हैं वो हो जाते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो 68 वाली जो थी ये कौन सी थी? पहली थी। दूसरी कौन सी है? 86 वाली। और तीसरी कौन सी है? 2020 वाली। 3 ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है अभी तक, ठीक। नेक्स्ट है, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा जो है वो किस वर्ष में करी गई थी? तो देखो, पहली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ना, इसकी घोषणा उसी टाइम पे ही करी गई जिस टाइम पे ये आई है। जबकि जो दूसरी थी 86 वाली, उसकी घोषणा 1 साल पहले करी गई थी 85 में। और जो तीसरी है उसका भी अभी बताएंगे, उसकी तो शायद 2018 में हो गई थी, 2 साल पहले, है ना। तो आपको ये याद रखना है।
पहले की जो घोषणा है वो उसी टाइम पे हुई थी जब ये आई है, और ये आई कब है 1968 में, तो हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली सा वाली पोजीशन पे है ना, पर बा ऑप्शन है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके द्वारा भारत देश में सन 1968 में पहली शिक्षा नीति शुरू की गई थी? ठीक है, तो इस टाइम पे पहली शिक्षा नीति के टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। दूसरे वाली जो शिक्षा नीति है 86 वाली, उसके टाइम पे प्रधानमंत्री कौन है? राजीव गांधी। और तीसरी जो 2020 वाली है, ये तो आपको पता ही होगा, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं अभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक पानी पी लेती हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में किस संरचना को स्वीकृत किया गया था? 10+2+3 को क्यों किया गया था? जैसा कि मैंने आपको बताया था 66 में जो कोठारी आयोग है उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी, और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है पहली 68 वाली, इसकी सारी की सारी चीजें कोठारी आयोग ने जो रिपोर्ट दी थी उसी पर ही आधारित है। तो कोठारी आयोग का हमें पता ही 10+2+3 उन्होंने ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में किस स्तर की शिक्षा को अनिवार्य करना प्रस्तावित किया गया था? तो प्राथमिक शिक्षा को। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो हो जाता है करेक्ट। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 में प्राथमिक शिक्षा को किस वरीयता क्रम में रखा गया था? ठीक है, तो किस वरीयता क्रम में रखा गया था? जैसे मैंने बोला था इसके दो ही क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है 79 वाले के। ठीक है, तो किस वरीयता क्रम में रखा गया है? प्राथमिक शिक्षा को प्रथम में, और जो प्रौढ़ शिक्षा है उसको द्वितीय में। ठीक है, तो यहाँ पे प्रथम हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 में प्रौढ़ शिक्षा को किस वरीयता क्रम में रखा गया था? द्वितीय में। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट है, भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? दूसरी कब आई थी? दूसरी आई है 86 में। ठीक है, और जैसे मैंने बोला था दूसरी शिक्षा नीति की घोषणा एक साल पहले हो गई थी, तो कब हो गई होगी? 1985 में। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी, कब की गई है? तो यहाँ पे हमें वो भी याद रख लेना है मंथली, तो ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस सन में आई है? तो आई कब है? ये 86 में आई है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार किया गया, प्रारूप जो है वो तैयार किया गया, कब किया गया? 86 में। तो हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। पहले के समय में इंदिरा गांधी, दूसरे के समय में राजीव गांधी, तीसरे के समय में प्रधानमंत्री मोदी। ठीक, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 कितने भागों में विभाजित है? तो टोटल जो इसके भाग हैं वो कितने हैं? 12 हैं। तो हमारा सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कुल कितने खंडों तथा कितने बिंदुओं में लिपिबद्ध किया गया है? टोटल खंड इसके 12 हैं, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ लिया कि भाग तो इसके 12 हैं। ठीक है, और बिंदु कितने हैं इसके? 157 हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 का खंड नहीं है, कौन सा खंड नहीं है? जैसे मैं आपको बता रही थी कि जो 12 खंड है वो इंपॉर्टेंट है, इनको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर ये पूछे कौन सा खंड नहीं है। ठीक है, देखो शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली ये था, शैक्षिक पुनर्गठन ये था, तकनीकी और प्रबंध शिक्षा ये था, शिक्षा में भ्रष्टाचार ये किसका ही खंड होगा? है ना, ये तो गलत ही है ना, ये तो गलत चीज है, तो ये वाला ही खंड नहीं होगा। यहाँ पे तो हमें ऐसे ही दिख रहा है, पर हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, तो वो सारे के सारे 12 खंड आप पढ़ लेना। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाने के लिए कौन सी योजना निर्मित करी गई थी? कौन सी योजना निर्मित करी गई है? सर्वसुलभ बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड करी गई थी। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने बोला था यहाँ पर 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं 86 वाली में, एक तो नवोदय विद्यालय और एक इग्नू जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन। हमारा जो ए ऑप्शन है वो हो जाता है करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य योगदान रहा, मुख्य योगदान इसका कहां पर रहा? जैसे मैंने बोला था इसकी 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुक्त विद्यालय,
ओपन यूनिवर्सिटीज जैसे जो इंदिरा गांधी वाली है, इग्नू, है ना। दूसरी चीज नवोदय विद्यालय और तीसरा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ये तीनों यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1986 वाली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसके लिए। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है ये हो जाता है करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के किस पैरा के अंतर्गत महिलाओं के स्तर में बुनियादी परिवर्तन का उल्लेख मिलता है। कहां पर मिलता है? 4.1 पैरा में। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य रहा, क्या लक्ष्य रहा इसका? भाषाओं का विकास, शिक्षा का समान अवसर, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का विकास। तो हमारे यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट है वह प्रणाली जिसके आधार पर पूरे राष्ट्र की शैक्षिक गतिविधियों का संचालन होता है वह शिक्षा की क्या कहलाती है? शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली कहलाती है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्कूल चलो अभियान किस स्तर की शिक्षा के लिए चलाया गया? तो किसके लिए चलाया जाएगा? देखो स्कूल चलो है ना, अब जो ऑलरेडी स्कूल जा रहा है 5वीं कक्षा तक गया है उसको तो हम बोलेंगे नहीं स्कूल चलो। किसको बोलेंगे? जो कभी स्कूल ही नहीं गया। और कभी स्कूल कौन नहीं जाएगा? जो छोटा बच्चा होगा, है ना, यानी प्राथमिक लेवल पे जो जाएगा, अभी पहली कक्षा में जो जाएगा। तो स्कूल चलो अभियान किस स्तर की शिक्षा के लिए चलाया गया? प्राथमिक के लिए, है ना। तो सी ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम नवोदय विद्यालय जो है वो किन राज्यों में खोले गए? तो जैसे मैंने बोला था हरियाणा में और महाराष्ट्र में खोला गया था पहला नवोदय विद्यालय। नेक्स्ट नवोदय विद्यालय में किस स्तर की पढ़ाई की व्यवस्था है, कहाँ तक होते हैं? ये कक्षा 6 से कक्षा 12 तक, आपको पता ही होगा ये तो। ठीक, नेक्स्ट नवोदय विद्यालय किस शिक्षा बोर्ड से संबंधित है? तो किससे संबंधित है ये? सीबीएसई से, है ना, ऐसे करके पढ़ लेना सीबीएसई। ठीक है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से। नेक्स्ट है नवोदय विद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है? ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है? यहाँ पर 75% है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा कितने प्रतिशत बच्चों के लिए उपलब्ध है? 90% बच्चों के लिए है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति 1986 कहां तक सफल हुई, है ना? तो कहां तक सफल हुई है? आंशिक सफल हुई। आंशिक सफल हुई तभी तो राममूर्ति समिति बनाई गई थी, है ना, जो 1986 थी इसकी समीक्षा के लिए, है ना, कि कैसी चल रही है। किसको बनाया गया था? कौन सी समिति बनाई गई थी? आचार्य राममूर्ति समिति बनाई गई थी। फिर आचार्य राममूर्ति समिति जो है उन्होंने देखी बहुत सारी चीजें और उनको कुछ यहाँ पे कमियां नजर आई, फिर इन्होंने बताई राजीव गांधी को, और तब उन्होंने क्या करा कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 86 वाली, इसका अमेंडमेंट करा, इसमें संशोधन करे, इसमें चेंजेस करे, और फिर 86 का संशोधित रूप कौन सा है? 92 वाला है ना। तो अगर इस तरीके से भी ऑप्शन आ जाता है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है कि 1992 वाली जो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो किसकी सिफारिशों पर आधारित है? तो किसकी सिफारिशों पर आधारित है? आचार्य राममूर्ति की सिफारिशों पर। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से कक्षा 5 को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा करी गई थी, है ना? तो कब तक करी गई थी? जैसे मैंने बोलता पहली बारी में इन्होंने जो 86 वाली थी उसमें बोला था 4 साल तक कर लेंगे, है ना। तो 1990 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और 92 वाली में क्या बोला था कि प्राथमिक शिक्षा को 8 साल में कर लेंगे, यानी कि 2000 हो गए, है ना। 1992 से 8 साल गिनोगे तो कितने हो जाएंगे? 2000 हो जाएगा ईयर, है ना, 8 साल गिनेंगे तो। ठीक, और इन्होंने उच्च प्राथमिक को कब तक करा था? तो 2005, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा करी गई। तो सबसे पहले तो आपको ये देख लेना है संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो कौन सी है? 86 की संशोधित जो है वो 92 वाली है ना। तो अब आपको क्या करना है? बस वही जो मैं बता रही हूँ कि इन्होंने प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ, 8 साल तक इन्होंने अपना लक्ष्य रखा था। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उच्च प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा करी गई थी? तो उच्च शिक्षा को कब तक? 2005 तक। नेक्स्ट है ब्लैक बोर्ड योजना को उच्च प्राथमिक स्तर पर कब लागू किया गया था? कब लागू किया था? 1992 में, जब संशोधन किया गया, है ना। जो 86 है वहां पर तो ब्लैक बोर्ड को केवल प्राथमिक शिक्षा के लिए ही था, पर जब इसका संशोधित फॉर्म आया है 86 वाली का 1992 में, तब इन्होंने बोला कि नहीं उच्च प्राथमिक स्तर पर भी होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्कूलों को ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जा रही है? कितनी धनराशि दी जा रही थी? 40,000 रुपए। बी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 जो है वो संशोधित हुई है? तो अब आपको पता ही है कब हुई है, 1992 में। तो हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की नवीनतम नीति 1992 को कब प्रस्तुत किया गया था? 1992 को प्रस्तुत कब किया गया? 1990 में।
किसने करवाया था? आचार्य राममूर्ति जी ने। ठीक है, आचार्य राममूर्ति ने 1990 में तक बता दिया था अपनी रिपोर्ट में कि संशोधित होना है, थोड़ी सी कमियां हैं 86 वाली में। ठीक, नेक्स्ट है आचार्य राममूर्ति समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है वो कब सबमिट करी है? तो आपने यहाँ पर देख ही लिया 1990 में। ठीक है, प्रस्तुत किया गया है ना। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी होगी? 1990 में। तभी तो 1990 में ये सोचा गया कि चलिए संशोधित बनाते हैं, और फिर 1992 में संशोधित बना दी। ठीक, नेक्स्ट है 1986 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल्यांकन किस आयोग को सौंपा गया था? किस आयोग को सौंपा गया है? राममूर्ति आयोग को। ये आपको पता ही है, ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1990 से संबंधित है? कौन संबंधित है? आचार्य राममूर्ति समिति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में कितने सदस्यीय समिति नियुक्ति की गई थी? कितने सदस्य थे? 17 सदस्य थे टोटल। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के संशोधित कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा गया है? इसके टोटल कितने खंड हैं? 23 खंड हैं। तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए श्री राममूर्ति समिति की अध्यक्षता में गठन किया गया। ठीक है, कब गठन किया गया? 7 मई 1990 को। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आचार्य राममूर्ति समिति की नियुक्ति 1990 में किस सरकार द्वारा हुई? जनता सरकार द्वारा हुई। ठीक है, जो 86 वाली है उसको बनाने वाला कौन है? राजीव गांधी। ठीक है, 86 वाली 1986 वाली को बनाने वाला कौन है? राजीव गांधी। और फिर जनता सरकार जो है वो आ गई थी 1990 वाले टाइम पे। तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आचार्य राममूर्ति समिति का जो कार्य था वो क्या था? नवीन संशोधित नीति प्रस्तुत करना, है ना। यही तो काम था इनका, यही तो सौंपा गया था। 86 में कौन कौन सी कमियां देखो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राममूर्ति समिति के शिक्षा के प्रति सुझाव थे। कौन कौन से सुझाव दिए थे इन्होंने? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 की समीक्षा तथा उसका क्रियान्वयन, ये भी था इनका काम। नीति के संशोधन के संदर्भ में सुझाव, ये भी था इनका काम। और संशोधित नीतियों के क्रियान्वयन हेतु सुझाव देना, ये भी था इनका काम। यानी डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अध्यापक शिक्षा के संदर्भ में आचार्य राममूर्ति समिति का सुझाव जो था वो क्या था? योग्यता के आधार पर प्रशिक्षण की व्यवस्था करेक्ट है। भावनात्मक पहलू पर ज्यादा ध्यान देना, ये भी करेक्ट है। ज्ञान कौशल और अभिरुचि को ध्यान में रखना, ये भी करेक्ट है। यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की नवीनतम नीति यानी 1992 की घोषणा किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो किसकी अध्यक्षता में की गई है? 1992 की जनार्दन रेड्डी। क्योंकि जो जनता सरकार थी उसका जो पीएम था वो कौन था? उस जनता सरकार जो थी पीएम उसका जो बेसिकली वो था, है ना, जैसे बीजेपी का अभी नरेंद्र मोदी है, वैसे जो जनता सरकार जो जनता दल था क्या था, है ना, जो भी इनकी जनता सरकार है ना, उसका कौन था मेन अध्यक्ष? जनार्दन रेड्डी। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में जनार्दन रेड्डी समिति ने कब सुधार प्रस्तुत किए? ठीक है, तो इन्होंने जो सुधार प्रस्तुत करे थे वो कब करे थे? 1992 में। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सन 1992 में किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का संशोधित रूप पेश किया गया था? ठीक है, किसका किया गया? 1992 जो है वो किसका संशोधित रूप है? 86 का है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है ये हो जाता है करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो 1992 वाली जो है इसको किस नाम से जाना जाता है? अन्य कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992। नेक्स्ट है 1992 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 86 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति से किस प्रकार भिन्न है? किस प्रकार भिन्न है? ये कार्य योजना की दृष्टि से। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संकल्पना राष्ट्रीय योजना की नवीनतम नीति 1992 से संबंधित नहीं है? कौन संबंधित नहीं है? देखो, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात तो 86 में ही हो गई है, करेक्ट है ये। शिक्षा का व्यवसायीकरण जो है ये भी 86 में ही हो गया था, तो ये भी 92 में इसकी भी बात करी गई होगी, है ना। धार्मिक शिक्षा के बारे में किसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने बात नहीं की है ना। नेक्स्ट 1992 की शिक्षा नीति में 1992 की जो शिक्षा नीति थी उसमें प्रत्येक स्थान पर विद्यालय खोले जाएंगे, ये बोला गया था, करेक्ट है। बालक एवं बालिकाओं को शिक्षा प्रदान की जाएगी, ये भी सही बात है, करेक्ट है। यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के अनुसार राज्यों में पाठ्यक्रम का कितने प्रतिशत भाग एक समान होना चाहिए, है ना। कितने प्रतिशत? 75%। जिसका मतलब क्या हुआ? जैसे इंडिया में जितने भी स्टेट हैं उनमें से 75% हर स्टेट में सेम चीज पढ़ाई जाए। 25% चाहे आप अलग कर लो, पर 75% चीजें सेम होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में किन मूल्यों को महत्व को स्वीकारा गया था? नैतिक मूल्यों को स्वीकारा गया था। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।